Hello everyone and welcome back to my playlist of Head and Neck Anatomy. Today we are going to start chapter number 8 from BDC volume 3, which is talking about structures in the neck. Extremely high yield topic because head and neck में कौन कौन से structures मौजूद हैं. अगर ये नहीं समझ में आया तो 50% of the head and neck नहीं समझ में आएगा. Okay, so that's very important. Pay attention. Now, introduction. The thyroid gland lies in front of the neck. So one of the important structure in the neck is obviously thyroid gland. Skin incision for its surgery should be horizontal for better healing and cosmetic reasons. अब ये directly इन्होंने surgery की बात कर दी, थोड़ा सा irrelevant लग रहा है, but बहरहाल अगली जो चीज़ बहुत important है आपकी neck में, that is branches of the subclavian artery. Okay, and then scalene anterior कुछ muscles हैं, कुछ lymph nodes हैं. ये सारी बात बड़ी आसान हो जाएगी अगर हम यूं कर लें कि contents of neck यानी structures of neck को divide कर दें 5-6 different headings में. So अगर मैं आपसे कहूं कि in the neck region there are some glands, there is thymus, there are some important arteries, there are some major veins, there are some very important nerves, there are sympathetic trunk और उसकी कुछ branches, ganglia, there are lymph nodes and there are some structures which are collectively called styloid apparatus. इन 5-6 हेडिंग्स में अगर डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बात आसान हो जाएगी. अब हम करेंगे ये कि वन बाय वन एक ही पूरी वीडियो बनाऊंगा. इसी वीडियो में ग्लैंड्स भी कवर करेंगे, थायराइड, पैराथायराइड जो नेक में है, थाइमस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी आर्टरीज हैं नेक में, सबक्लेवियन, कैरोटिड, इनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वेन्स हैं, नर्व्स, सिंपैथेटिक ट्रंक, लिम्फ नोड्स कौन से हैं और लिम्फ ट्रंक्स जिसमें थोरैसिक डक्ट भी है, इसके बारे में बात करेंगे. styloid. So we will one by one cover all these topics और जब ये सब कर लेंगे then you are done with the structures in the neck क्योंकि neck में यही सब structures मौजूद हैं. So आइए start करते हैं. सबसे पहले glands और glands में the first gland that we have to discuss is the thyroid gland. The thyroid gland is an endocrine gland, so it is one of the most important endocrine glands, I would say, because it is essential for life. इससे जो hormones बनते हैं, they are the thyroid hormones T3, T4. Those are essential for life. So therefore, it holds primary importance. Okay, it is richly supplied with blood vessels. अभी हम पढ़ेंगे इस chapter में आगे कि इसका जो blood vascular supply है, it is from a couple of arteries and a very rich anastomosis. Okay, इसका काम क्या है थायराइड का? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट. नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर योर बॉडी. जितना भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए एक मिनिमम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन उसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ. अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. आपकी बॉडी की सोमैटिक ग्रोथ भी और साइकोलॉजिकल साइकिक ग्रोथ भी उसमें थायराइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. अब ये डायरेक्टली नहीं है, ये इस तरह से है कि थायराइड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर 4 छोटे छोटे और ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, और पैराथायराइड ग्लैंड्स बेसिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं. नाउ सिंस इट इज प्लेस्ड सुपरफिशियली इट कैन बी इजीली एग्जामिन्ड. अगर इसमें कोई इनलार्जमेंट हो रही है थायराइड ग्लैंड में, नेक में, ये काफी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है. अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाऊं, सो हैव अ लुक एट द डायग्राम. दिस इज सो नाउ यू आर फेमिलियर विद व्हाट इज दिस इज द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंजियल अपैरेटस. दिस इज हाइवाइड बोन, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज. सो यू सी ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है पिंकिश सा, दिस इज द थायराइड ग्लैंड जिसका राइट लोब है, जिसका लेफ्ट लोब है और जिसका इस्थमस है. सो यू कैन इमेजिन कि ये नेक रीजन है और नेक रीजन में ट्रैकिया से भी सुपरफिशियल है ये. सो इफ यू सी दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल ग्लैंड इन द नेक रीजन. इसीलिए अगर इसमें कोई इनलार्जमेंट होती है तो दैट कैन बी इजीली पिक्ड अप. इसकी इनलार्जमेंट फौरन पता चल जाती है. ओके, नजर आने लगती है और जब पाल्पेट करते हैं तो उसमें भी फील हो जाती है. नाउ दिस इज द ओनली ग्लैंड यूजिंग नेचुरल आयोडीन फॉर सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स एंड देयरफॉर दे से कि ऑलवेज यूज आयोडीनेटेड सॉल्ट ताकि आपको आयोडीन की कमी ना हो. ओके, ऑलराइट. द ग्लैंड consists of right lobe and a left lobe. These are joined by the isthmus. अब अगर आप इसकी डायग्राम देखें, so this is the right lobe of the gland, this is the left lobe of the gland, और इन दोनों के बीच में ये जो connecting point है, this is known as isthmus. तो ग्लैंड का ये 3 parts हैं. ठीक है. A third pyramidal lobe may project upward from the isthmus. Now may present, may not be present in all the individuals. अभी
दिखाता हूँ डायग्राम में. Sometimes a fibrous or a fibromuscular band which is called levator glandulae thyroidae descends from the body of the thyroid bone to the isthmus to the pyramidal lobe. अब बात ये है कि ये मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ. So this is the thyroid gland. ये green bit इसका कैप्सूल है और ये इसका राइट लोब है थायराइड का. This is the left lobe of thyroid and in some individuals what happens कि ऐसे ऊपर की तरफ एक लोब निकलता है thyroid gland का. This is called pyramidal lobe. और ये जो pyramidal lobe है it is connected via a muscle which is called या ये प्योर मसल होता है या इट्स अ मिक्सचर ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड मसल, सो फाइब्रोमस्कुलर, बट इट्स अटैचेस द pyramidal लोब ऑफ द थायराइड टू द थायराइड बोन और इस अटैचमेंट का नाम है लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी. लिवेटर इसलिए क्योंकि ये इस ग्लैंड को अपहोल्ड करके रखता है. आप देखें ना इसको यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है. सो दिस इज लिवेटर. ग्लैंडुली थायराइडी मतलब थायराइड ग्लैंड को. तो थायराइड ग्लैंड को पकड़ के रखने वाला फाइब्रोमस्कुलर बैंड क्या कहलाएगा? लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी. ओके, यानी अगर इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे लिवेटर थायराइडी ग्लैंडुली नजर नहीं आ रहा. यहाँ पे सिर्फ राइट लोब है, लेफ्ट लोब है और इस्थमस है. यहाँ पे ऐसा कोई कनेक्शन इन्होंने नहीं दिखाया. एनीवेज ये 100% ऑफ द इंडिविजुअल्स में होता भी नहीं. ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई. इजी टॉपिक. नाउ है कहाँ? व्हाट इज द एक्सटेंट, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? सो द ग्लैंड लाइज अगेंस्ट द C5 to C7 and T1. ये उसकी टोटल लिमिट्स हैं. यानी अगर आप इसको देखें, here is the thyroid bone, you are looking at the front of the neck, this is the thyroid cartilage, ये cricoid cartilage है और पीछे यहाँ ट्रैकिया है. तो ट्रैकिया के ऊपर ये पूरा ग्लैंड है. अब ये ग्लैंड की जो अपर स्टार्ट हो जाती है लिमिट वो रफली फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, आप कह लें C4 C5 सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल से, और लोअर एक्सटेंट इसका T1 थोरैसिक 1 तक जाता है. सो द इस्थमस एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग. सो ट्रेकिया की रिंग्स की अगर बात करें तो सेकंड टू फोर्थ पर इस्थमस होगा, लेकिन अगर सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें सो इट्स अराउंड द लेवल ऑफ द C7 वर्टिब्री. सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्सटेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम C4 C5 अप टिल T1 और C7 के लेवल पर इस्थमस है, दैट इज सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग. और दोनों लोब्स जो हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दे एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और द फिफ्थ ट्रेकियल रिंग. मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, सो दैट्स द थायराइड कार्टिलेज. ये इसका मिडल हो गया. सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक. सो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सटेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज जब बात होगी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की, यानी जब आप पैल्पेट करेंगे थायराइड को, तो ये एक्सटेंट्स आपको पता होनी चाहिए. कुछ बात डायमेंशंस और वेट की. ईच लोब मेजर्स अबाउट 5 into 2.5 into 2.5 सेंटीमीटर्स. ऑल्दो डायमेंशंस हर दफा हर ऑर्गन के लिए 100% ऑफ द टाइम्स इंपॉर्टेंट नहीं होती याद रखना, बट ये आसान है. दिस इज 5 2.5 2.5, so you can actually remember this: length, breadth, height. Okay, now and the isthmus is about 1.2 into 1.2 centimeters. On average the gland weighs about 25 grams of the tissue. However, it is larger in females than males and it increases also during size, during menstruation इसका size बढ़ जाता है. ठीक है, so these are all important. In fact जो बच्चियां adolescence से गुजर रही होती हैं, they are entering into the pubertal age, जब उनके menses start होने लगते हैं, so the thyroid gland is visibly a little enlarged, so that is physiological enlargement of thyroid gland, क्योंकि during menstruation it increases, particularly during the early cycles, menarche के वक्त. Okay, when the menstrual cycle begins. Now thyroid gland is obviously it's a gland, so it is surrounded by a capsule like anywhere else in your body, जैसे दूसरी जगहों पे होता है. And you can also see this in diagram कि ये thyroid gland है, ये जो green bit है ये पूरा इसका capsule है. So there is there is a true capsule like many other glands of the body. Prostate में भी ऐसे होता है, एक true capsule है, फिर एक there is a false capsule. So जो true capsule है वो actually gland का capsular material है, और जो false capsule होता है वो gland के आसपास periphery में जो कोई अगर डीप फेशिया है तो वो थिकन होके स्पेशलाइज होके एक फॉल्स कैप्सूल बना देता है. सो एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन. बट जो ट्रू कैप्सूल है of this thyroid gland, it is the peripheral condensation of the connective tissue. यानी thyroid gland के इर्द गिर्द जो connective tissue है, immediate जो layer है इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है. So if this is the thyroid gland substance, तो ये immediately जो पहला कैप्सूल आएगा that is called the true capsule. और उसके बाद जो pretracheal fascia है, now what is pretracheal fascia? Pretracheal fascia हम कर चुके हैं actually जब हम neck के fascia की बात कर रहे थे. So it is the fascia which is present in front of the trachea. In front of the trachea यानी behind
बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, अगर कोई और व्यू मैं आपको दिखाऊं, सो हेयर फॉर एग्जांपल, सो दिस इज द थायराइड ग्लैंड और दिस इज द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के सामने जो फेशिया होगा, दिस इज कॉल्ड द प्री ट्रैकियल फेशिया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो प्री ट्रैकियल फेशिया है वो थायराइड के पीछे है, इज द सेम थिंग, ओके, इट्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया बट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। अब ये जो प्री ट्रैकियल फेशिया है, इट ऑल्सो मेक्स अ कवरिंग अराउंड the thyroid gland and this is what we call the false capsule. So जो false capsule है, this is from the pretracheal fascia, but the true capsule is the real capsule of the thyroid gland. और इसमें there is a dense capillary plexus present deep to the true capsule. इसकी importance है, इसकी importance ये है कि जब सर्जरी करते हैं तो actually thyroid का कैप्सूल भी रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि अगर कैप्सूल छोड़ देंगे तो उसके बिल्कुल डीप there are blood vessels, capillaries हैं, anastomosic channels हैं, वो bleed कर सकते हैं. So therefore we remove that. Now this is unlike prostate gland. Prostate को अगर इससे कंपेयर करें thyroid से, so you see what is the difference. बचपन में वो गेम खेलते थे ना, फर्क बताइए, दो पिक्चर्स आपके सामने हैं and find out the difference. So the difference here is the glandular substance और ये है true capsule and this is the false capsule. और इन दोनों capsules के बीच में venous plexus और capillary networks हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो true capsule और false capsule के बीच में जगह है वो खाली है। इसकी इंपॉर्टेंस यूं हो जाती है कि जब हम सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की तो ये पूरा मटेरियल निकाल देते हैं, यानी ग्लैंड निकाल देते हैं और कैप्सूल छोड़ देते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, बोथ कैप्सूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन थायराइड में जब सर्जरी करते हैं तो ये कैप्सूल निकालना पड़ जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है। तो अगर इस कैप्सूल को छोड़ देंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। और बाकी ये बात इन्होंने यहाँ लिखी भी है कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रोस्टेट इन विच द वेनस प्लेक्सेस लाई बिटवीन द टू कैप्सूल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ऑफ द ग्लैंड, एंड देयरफॉर ड्यूरिंग प्रोस्टेक्टमी बोथ कैप्सूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. So in thyroidectomy, true capsule is removed. In prostatectomy, both capsules are. So now you know the reason, okay? All right, false capsule की बात हो रही है. It is derived from the pretracheal fascia. I've told you this already. It is thin along the posterior border of the lobes of the thyroid gland, but thick on the inner surface of the gland, where it forms a suspensory ligament of Berry, which connects the lobe to the cricoid cartilage. और किसी डायग्राम में इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है. Let me find where is it. So okay, this is thyroid gland and this is trachea. और thyroid और trachea के बीच में ये pretracheal fascia था जो false capsule बनाता है. और at regions ये false capsule जो है it kind of connects in the form of ligament. It is connection बना देता है between the thyroid gland and the tracheal rings. और इस तरह के thickened pretracheal fascia को या thickened false capsule of thyroid को एक particular नाम दिया जाता है, जिस is called ligament of Berry. Okay, easy bit to understand. अब तक कोई मुश्किल चीज नहीं आई, right? Now let us talk about parts and relationships of thyroid gland. Now some of the relations are very important and obviously you have to know different parts of the thyroid gland. जैसे हम बाकी organs में डिस्कस करते हैं कि gland के कौन कौन से borders हैं, कौन कौन से surfaces हैं. So थायराइड ग्लैंड का ईच लोब, ये दो लोब्स है ना, राइट साइड पे पूरा एक लोब है, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब. सो हर लोब का देयर इज एन एपेक्स, देयर इज अ बेस. सो कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. देयर इज एन एपेक्स, देयर इज अ बेस, देयर आर थ्री सर्फेसेस. लेटरल सर्फेस ऑब्वियसली ऑन द लेटरल साइड, medial surface on the medial side, and then there is a posterolateral surface, okay, and then there are two borders, anterior and posterior. So अगर 3D डायग्राम में हम देखें, so there is an anterior border, there is a posterior border, so that is the posterior border, and then there are surfaces, lateral surface on the lateral side, medial surface obviously अंदर की तरफ होगी, और posterolateral surface is that one which is on the posterior side and the lateral side. तो तीन surfaces हैं, दो borders हैं, और जो ऊपर का ये part है जो ऊपर thyroid cartilage की तरफ जा रहा है, this is called the apex, और जो नीचे का part है this is called the base. तो ये जो different regions हैं ये आपको पता होने चाहिए. अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एपेक्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या अब हम हर लोब की बात कर रहे हैं. सो व्हेन वी से एपेक्स, एपेक्स ऑफ द राइट साइड भी होता है और एपेक्स ऑफ द लेफ्ट साइड भी होगा, ठीक है. अच्छा, एपेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. उसका इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इट इज रिलेटेड विद द सुपीरियर थायराइड आर्टरी
and external laryngeal nerve. So if you look at the diagram here, this is the side view of neck, और इस side view में आपको कोई एक लोब नज़र आ रहा है, that is the right side of the thyroid gland. तो right lobe नज़र आ रहा है. इस right lobe का ये वाला जो region है, this is the apex. और अगर आप इसको देखें, so it is associated with the superior thyroid artery and also the superior laryngeal nerve. So these are the two external laryngeal nerve. So these are the two structures जो apex के directly relation में है. Okay, so the external laryngeal nerve and the superior thyroid artery. अच्छा जी, अब the base at the level of the fourth or the fifth tracheal ring related to the inferior thyroid artery and recurrent laryngeal nerve. So if you look here, this is the base. Okay, so that is the base area. Recurrent laryngeal nerve you can see here and the inferior thyroid artery जो कि नीचे से आ रही होगी. तो एपेक्स के कुछ रिलेशंस आपने याद रखने हैं, बेस के कुछ, एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. यू जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड यू आर डन बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ के एपेक्स के रिलेशन में क्या चीज़ है और बेस के रिलेशन में क्या चीज़ है. नाउ द सर्फेसेस. लेटरल सर्फेस इज कॉन्वेक्स एंड इज कवर्ड बाय सम मसल्स. लुक एट द नेम्स: sternocleidomastoid, superior belly of omohyoid, and sternothyroid, and the anterior border of the sternocleidomastoid. So if you just look at this diagram, this is a good diagram to understand what is happening on the lateral surface. So this is the thyroid gland in front of the trachea. ये साइड ऑब्वियसली लेटरल साइड्स होंगे ना इसके. सो लेटरल साइड पे ये देखें सारे मसल्स हैं. सो देयर इज दिस मसल व्हिच इज स्टर्नोथायरॉइड मसल, देन देयर इज ओमोहायोइड का सुपीरियर बैली, स्टर्नोहायोइड, एंड देन एट द एंड दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. सो ये जो सारे मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट on the lateral surface, so they are in relationship with the lateral surface. Okay, medial surface. Now you should tell me कि medially, so मीडियल सरफेस पर ये एक तो ट्रैकिया मौजूद है. इट इज़ इन कनेक्शन विद द मीडियल, इजी टू अंडरस्टैंड. तो दो ट्यूब्स आपको याद रखने हैं जो मीडियल सरफेस पर हैं, ट्रैकिया और इसोफेगस, एंड देयर आर टू मसल्स, inferior constrictor and cricothyroid, and two nerves, external laryngeal and recurrent laryngeal. So these are two structures जो medial surfaces पर हैं. So ये thyroid का ये वाला part lateral part है, तो ये वाला part क्या होगा, medial part. तो medial part पे trachea है और esophagus है. easy है ये चीज़ याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है. दो muscles हैं जो आपने याद रखने हैं, जो कि obviously इस diagram में clearly नजर नहीं आ रहे, और दो nerves हैं जिनमें से एक तो यहाँ clearly नजर आ रही है. This is also on the medial side, recurrent laryngeal nerve. You see, that is the medial side. The nerve is here. So lateral surfaces पे muscles, medial surfaces पे दो tubes, दो muscles, दो nerves, and the posterolateral surface is related to the carotid sheath. So again this is very clear in this diagram. Now orient yourself to the diagram. इस diagram पे मुझे बताएं anterior part कौन सा है. This is the anterior part क्योंकि यहाँ thyroid मौजूद है. This is the posterior part, ये lateral side है. तो ये वाला जो posterolateral अगर मुझे ढूंढना है, so that is this bit. Okay, posterolateral of the thyroid gland, posterior and lateral. पोस्टेरोमीडियल की बात होती तो वो यहाँ होती. सो दिस इज पोस्टेरोलेटरल, और पोस्टेरोलेटरल क्या स्ट्रक्चर मौजूद है, कैरोटिड शीथ. सो पोस्टेरोलेटरली इट इज एसोसिएटेड या रिलेटेड विद कैरोटिड शीथ ओवरलैपिंग द कॉमन कैरोटिड. सो दीज आर ऑल इजी बिट्स. आप सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं और बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ रही है, इसको कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है. ओके, अब बॉर्डर्स की बात करते हैं. मैंने सरफेसेस की बात कर ली, एपेक्स की बात कर ली, बेस की बात कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉर्डर्स. एंटीरियर बॉर्डर इज थिन एंड रिलेटेड टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक. Okay, now it is related to the inferior thyroid artery, anastomosis between the superior and inferior thyroid artery and the parathyroid. This is important bit, and the thoracic duct on the left side. So these are all the posterior relationships of the thyroid gland, and some of them are visible here. So if we are looking here, for example, this is the thyroid gland, and इस तरह से दिखाया है कि अगेन दैट इज़ द साइड व्यू. सो दिस इज़ द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू. और पोस्टीरियर साइड पे आप देखें ये सारी एनास्टोमोरिक चैनल्स हैं ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड ऑल्सो द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. सो दीज आर ऑल इन पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में. एंड ऑल्सो द पैराथायरॉइड ग्लैंड. तो अगर ये वाली डायग्राम एक दफ़ा दोबारा देखें, मैं इसको घुमा के पोस्टीरियर साइड पे ले जाता हूँ. लेट मी डू दिस. नाउ दिस इज ऑल द पोस्टीरियर सर्फेस. अब ये पोस्टीरियर सर्फेस पे जो येलो बिट्स आपको नजर आ रहे हैं, चार, दो ऊपर और दो नीचे, यानी अगर हम राइट लोब की बात करें तो उसमें एक ऊपर येलो बिट और ये नीचे येलो बटन की तरह से है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे. सो दीज फोर आर कॉल्ड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. सो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं दे आर ऑल्सो नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर.
ओके अब बात करते हैं इस्थमस की। इट कनेक्ट्स द टू पार्ट्स या टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और इस्थमस ऐसे है कि उसकी दो सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, और दो बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर, एंड इट शुड एक्चुअली मेक सेंस टू यू। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, थायराइड ग्लैंड में अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो तो दिस इज द इस्थमस ना, तो सामने वाली ये जो सरफेस है दिस विल बी द एंटीरियर सरफेस, और पीछे जो ट्रैकिया के कनेक्शन में होगी दैट विल बी द पोस्टीरियर सरफेस। ऊपर ये अपर बॉर्डर होगा और ये लोअर बॉर्डर होगा। सो टू सरफेसेस एंड टू बॉर्डर्स फॉर इस्थमस। और ये देखो इजी भी है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्थमस की जो पोस्टीरियर सरफेस है वो किसके साथ इन टच होगी, ट्रैकिया के साथ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, इट्स एन ईजी बिट। सो दिस इज द इस्थमस। इस्थमस की पोस्टीरियर सरफेस किसके साथ टच में है, ट्रैकिया के साथ। ईजी बिट टू अंडरस्टैंड, है ना। इसको पढ़ भी लेते हैं, लिखा हुआ भी होगा यहाँ पे कहीं। सो द एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर पहले बता देता हूँ, पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द सेकंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग, ट्रैकिया, है ना। और जो एंटीरियर सरफेस है इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड फेशिया, इंटरनल जुगुलर वेन्स एंड लेफ्ट स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल। अगेन easy to understand because this bit is the isthmus, जो सेंटर में है, जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को आपस में कनेक्ट करेगा। सो isthmus के सामने यहाँ पे स्किन होगी, फेशिया होगा, ये सारे मसल्स होंगे, है ना। अब जो अपर बॉर्डर है इट इज रिलेटेड टू एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरीज। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो इफ यू लुक हियर दिस इज द isthmus, और ये isthmus का अपर बॉर्डर है, और ये ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी इसके रिलेशन में यहाँ तक पहुँचती हैं। सो ये अपर बॉर्डर के हवाले से याद रखना है। एंड द लोअर बॉर्डर, उसमें इंफीरियर थायराइड वेन्स लीव द ग्लैंड एट दिस बॉर्डर, दैट्स अगेन अंडरस्टैंडेबल। अगर ये वेनस प्लेक्सस वाली डायग्राम देखें, ये पूरा थायराइड ग्लैंड है, ये इस्थमस यहाँ कहीं होगा, और उसका लोअर बॉर्डर, तो वेन्स निकलती हैं इसके लोअर बॉर्डर से। इजी बेट यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। नाउ दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती हैं थायराइड ग्लैंड को और कौन कौन सी वेन्स ड्रेन करती हैं। तो दो आर्टरीज हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं। पहली है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और दूसरी का नाम है, बहुत मुश्किल नाम है यार, नहीं याद होगा आपको, है ना, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सो दैट्स इजी। देयर इज वन सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड देयर इज वन इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एंड इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो ऑब्वियसली सुपीरियर साइड से आएगी, और जब सुपीरियर साइड से आती है ग्लैंड में आने के बाद इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि इस डायग्राम में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सो देयर इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी कमिंग हियर एंड इट डिवाइड्स इनटू एन एंटीरियर ब्रांच एंड अ पोस्टीरियर ब्रांच, और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो एनास्टमोस करती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस के साथ। सो दूसरी जो आर्टरी है वो क्या है, इंफीरियर थायराइड, और ये इंफीरियर थायराइड ज़ाहिर बहुत सारी ग्लैंडुलर ब्रांचेस देगी जो ग्लैंड्स में जाएगी, और इसकी ब्रांचेस एनास्टमोस करेंगी सुपीरियर के थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस के साथ। सो और ये एनास्टमोसिस इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इसको यूज़ किया जाता है एज अ लैंडमार्क टू आइडेंटिफाई कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, बिकॉज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की वन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं दे आर इजीली लोकेटेड बाय लुकिंग फॉर द एनास्टमोसिस। इसके पीछे यहाँ पड़े होते हैं छोटे छोटे से, ओके। तो सर्जरी के दौरान वो समझ में नहीं आ रहा होता कि पैराथायरॉयड ग्लैंड किधर है, सो द सर्जन लुक फॉर द एनास्टमोसिस बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायरॉयड ब्रांचेस एंड ट्राई टू लोकेट पैराथायरॉयड, ओके। सो ईजी है, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस, और इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी डिवाइड्स इनटू a lot of glandular branches and both the arteries anastomose with each other at the posterior surface, okay. अब इसमें जो superior thyroid artery है it is very closely associated with external laryngeal nerve, इसीलिए जब सर्जरी करते हैं थायराइड की तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्व को बचाना होता है, ज़ाहिर इसको डैमेज कर देंगे देन यू आर डन। पता चला पेशेंट की सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद पेशेंट अब बात करने के काबिल नहीं है बिकॉज लैरिंजियल अपैरेटस डैमेज हो गया, बिकॉज एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व यहाँ पे डैमेज कर दी। तो कोशिश ये करते हैं कि इस आर्टरी को लाइगेट करें एज क्लोज टू द ग्लैंड एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ग्लैंड से ऊपर इसको लाइगेट करने की कोशिश करेंगे तो साथ में नर्व के आने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्लैंड के नज़दीक अगर इसको लाइगेट करेंगे तो फिर नर्व सेपरेट हो जाती है। सो एज क्लोज टू दी थायरॉयड ग्लैंड इटसेल्फ इसको लाइगेट किया जाता है। एनीवेज दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट यू सी। एंड दी इंफीरियर थायरॉयड की जो ब्रांचेज हैं उसके साथ भी एक नर्व चिपकी हुई है, उस नर्व का नाम है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि जब कभी थायरॉयड की सर्जरी करेंगे तो जाहिर है ये ब्लड वेसल्स लाइगेट करनी होंगी। इन ब्लड वेसल्स को लाइगेट करते वक्त ख्याल रखना है कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ भी एक नर्व चिपकी हुई है और इंफीरियर थायरॉयड की ब्रांचेस के साथ भी एक नर्व चिपकी हुई है, ओके। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया सारा, बट यू ऑल्सो शुड नो कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी आती कहाँ से। इट इज द ब्रांच फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड से ये आती है, अपर पोल ऑफ द ग्लैंड पे आके डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर ब्रांचेस जो हैं वो एनास्टमोसिस करती हैं,
easy bit. और जो inferior thyroid है, it actually emerges from the thyrocervical trunk which emerges from the subclavian. तो ये आपको दो ना मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि superior thyroid is branch of the external carotid, so it is coming, superior thyroid is coming from the external carotid on each side and inferior thyroid is coming from the subclavian. ठीक है, तो that's easy. अब बात करते हैं बाकी सारा जो यहाँ पे स्टफ लिखा हुआ है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द आर्टरी डिवाइड्स इनटू, किस आर्टरी की बात हो रही है? इंफीरियर थायराइड की बात हो रही है. सो द इंफीरियर थायराइड आर्टरी डिवाइड्स इनटू 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस व्हिच पियर्स द fascia separately to reach the lower part of the gland. One ascending branch anastomose with the posterior branch of the superior thyroid. So we have already discussed this कि one of the branches from the inferior thyroid anastomose with the superior thyroid का posterior division. अच्छा, अब ये सुनो, sometimes roughly in around 3% of individuals the thyroid is also supplied by the lowest thyroid artery which is called thyroidea artery which arises from the brachiocephalic trunk or directly from the arch of aorta. It enters the lower part of the isthmus. Now this is unusual, मतलब सब में नहीं होती है, not unusual. thyroidea artery supply कर रही होती है lower part of isthmus को, directly coming from either from the arch of aorta या brachiocephalic trunk से. ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें, अगर आप सर्जरी कर रहे हैं और टेबल पर पेशेंट आपको पता ही नहीं है कि एनाटॉमिकल वेरिएंट्स क्या हैं आर्टेरियल सप्लाई के, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको इस आर्टरी को भी देखना है? पता चले पूरा ग्लैंड रिमूव कर दिया और साथ में सुपीरियर थायराइड को लाइगेट कर दिया, इंफीरियर थायराइड को लाइगेट कर दिया, लेकिन थायराइडा जो आ रही थी उसको लाइगेट नहीं किया, तो ब्लीड करेगा पेशेंट. आप पेशेंट क्लोज करके ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट वापस बेड पे चला जाएगा वार्ड में और पता चला यहाँ पे हेमाटोमा बन गया क्योंकि थायराइडा आर्टरी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वेरिएंट्स क्या क्या हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में क्या होता है और बहुत कम इंडिविजुअल्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्योंकि ये 3% दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन सोचो आपके पेशेंट में ये थायराइडा आर्टरी 3, तो इट इज़ नाउ 100% फॉर यू, क्योंकि आपका तो वही पेशेंट है ना, आपने उस पेशेंट में ये नहीं छोड़नी आर्टरी, इसको भी लाइगेट करना है. ओके, अच्छा, फिर यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि देयर आर एसेसरी थायराइड आर्टरीज अराइजिंग from tracheal and esophageal arteries. So you have to have a very good look of different arterial supply जब आप सर्जरी कर रहे हैं. मेजर आर्टरीज तो आपको पता है दो हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, बट यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर थायराइडा आर्टरी एंड एक्सेसरी आर्टरीज. ओके, अब बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की. थायराइड इज ड्रेन्ड बाय सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर थायराइड वेन्स. जो सुपीरियर थायराइड वेन है अपर पोल से निकलती हैं एंड एंड इन द इंटरनल जुगुलर वेन. जो मिडल थायराइड वेन्स हैं दे आर शॉर्ट, इट्स एक्चुअली सिंगल विच चैनल और इमर्ज करके ये एंटर कहाँ हो जाती है, ऑल्सो इन द इंटरनल जुगुलर. जो इंफीरियर थायराइड वेन्स हैं दे इमर्ज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, इसीलिए दे आर कॉल्ड इंफीरियर एंड दे एंटर इनटू द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक. सो ये इजी बिट है, इसको आप पढ़ लें और डायग्राम में भी देखना चाहें तो डायग्राम में देख लें. हियर इज द डायग्राम. सो देर आर सुपीरियर थायराइड वेन्स, देर आर middle, and then there are inferior thyroid veins. Okay, so they arise from different parts of the gland. Upper part says superior, middle, and then there is inferior. So here is the middle, for example, arising from the middle part of the thyroid gland, entering directly into the left internal jugular, because this is the left side, or right side का होगा तो right internal jugular में. Okay, so easy bit to understand, no big deal. Superior thyroid vein, here they are showing the superior thyroid vein arising from the superior pole. It is also entering into the internal jugular vein. So superior thyroid and middle thyroid into the internal jugular vein. जबकि जो inferior thyroid vein है, let me show you more clearly. This is the inferior because वो inferior port से निकल रही है. So inferior is entering into the brachiocephalic vein. Okay, then there is a fourth vein which is also called the vein of Cocker, may emerge between the middle and the inferior vein and drains in the internal jugular. So that is again a variant. अच्छा जी, lymphatic drainage. लिम्फैटिक्स अभी लेटर इन दिस चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि लिम्फैटिक जो नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स स्ट्रक्चर ऑफ नेक में, उसमें देयर आर 3 ग्रुप्स. देयर इज अ सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, देयर इज अ डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एंड देन देयर इज अ डीपेस्ट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. सो जो थायराइड ग्लैंड है, lymph from the upper part of the gland reaches the upper deep cervical, so they enter in the deep cervical lymph node either directly or through the prelaryngeal nodes.
lymph from the lower part of the gland drains also into the deep cervical node. So basically they are draining the thyroid gland directly into either directly or via the superficial group of lymph nodes. Iski details abhi padhenge, but remember there are three groups. There is a superficial group of lymph node, then there is a deep group of lymph node, and then there is the deepest group of lymph node. So thyroid की जो primary lymphatic drainage है वो deep group of lymph nodes में है. Okay, nerve supply is mainly from the middle cervical ganglion and partly from the superior and inferior cervical ganglion. They are all vasoconstrictor. Now clinically, enlargement of thyroid gland is not uncommon because iodine deficiency and other metabolic problems. So enlargement of thyroid को कहते हैं goiter, and this is how you actually examine. You stand behind the patient and try to palpate thyroid from both the hands. Okay, removal of thyroid is called thyroidectomy. उसकी सर्जरी करनी पड़ जाती है बाज़-औक़ात. सब टोटल थायराइडेक्टमी के अंदर ज़ाहिर टोटल नहीं है, सब टोटल है, यानी थोड़ा थायराइड ग्लैंड छोड़ देंगे. इसमें बेसिकली करते ये हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है उसको छोड़ देते हैं बिकॉज पोस्टीरियर पार्ट में पैराथायरॉइड्स अटैच्ड हैं एंड यू डोंट वांट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म टू बी डिस्टर्ब्ड. ऐसा है कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो हैं तो अटैच्ड, हमने इस डायग्राम में देखा था, इनटू द सब्सटेंस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, लेकिन इनका फंक्शन डिस्टिंक्ट है. दीज येलो बिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम रेगुलेशन. सो ये पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंड का छोड़ देते हैं ताकि पैराथायरॉइड सही से काम करता रहे. वरना होगा ये कि थायराइड का मसला था और पूरे का पूरा अगर निकाल लिया तो पैराथायरॉइड भी निकल जाएगा, और पैराथायरॉइड निकल जाएगा तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विल बी डिस्टर्ब. Okay, now during thyroidectomy, superior thyroid artery is ligated near the gland to save the external. ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी कि so here if you are performing the surgery on thyroid gland, obviously you have to ligate the blood vessels which are supplying the gland. तो ये जो superior thyroid है इसको near the gland लाइगेट किया जाता है, वरना अगर ऊपर करेंगे यहाँ पे लाइगेट तो नर्व के लाइगेट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. Okay, so that's an important clinical thing. Hypothyroidism is when the gland is functioning low. It may, ये हम क्रेटिनिज्म और मिक्सेडिमा पढ़ेंगे जब ये डिजीजेस पढ़ेंगे. Tumors are not uncommon, और ये जो ट्यूमर्स हैं थायराइड ग्लैंड के they can, अगर बहुत ग्रो कर जाते हैं, they can compress the nearby structures as well. And obviously if you look at this diagram, अगर इसमें malignant cancer develop होता है, so look at the range of structures which are present near thyroid gland. So if the carcinoma, for example, goes in this direction, it will involve trachea. If it goes in this direction, it will involve the muscles. If it goes in this direction, it can involve the carotid sheath. तो ये तमाम possibilities हैं, इसलिए anatomy ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि what are the neighboring structures, है ना. So that's all about thyroid gland. अब बात करते हैं दूसरे gland की. So what we are discussing basically structures of neck में हमने ये बात डिस्कस की कि glands हैं जिसमें एक thyroid gland है which we have covered. अब बात करेंगे parathyroid. Histology में इस चैप्टर में भी और बाकी सब चैप्टर्स में भी histology और development, ये दो टॉपिक बिल्कुल हल्के हल्के से लिखे होते हैं BD84 में, बट इनके लिए डेजिग्नेटेड बुक्स हैं ज़ाहिर है. डेवलपमेंट फ्रॉम लैंगमैन एंड हिस्टोलॉजी फ्रॉम इंदरबीर सिंह. ओके, बहरहाल अगला ग्लैंड डिस्कस करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता गया, दे आर टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, सुपीरियर एंड inferior. They are very small endocrine glands, usually lie on the posterior border of the thyroid gland within the false capsule. So ये इनकी location है within the false capsule. So if you look at the diagram here, this is one of the parathyroid. So by this, because it is present there, I know this is the posterior border, okay, and this is the anterior border. So this is the posterior border, और इसमें capsule, false capsule में embedded होते हैं ये thyroid parathyroid gland. इस diagram में मैंने आपको बार बार दिखाया अभी. 4 in number 1, 2, ये छुपा हुआ है यहाँ, 3 and 4. So 4 parathyroids, right? Now the superior parathyroid जो ऊपर हैं right side और left side दोनों पर, the superior parathyroids are also called parathyroid 4 because they develop from the 4th pharyngeal pouch. इसी तरह जो inferior parathyroids हैं, they are also called parathyroid 3 because they are developed from 3rd pharyngeal pouch. easy चीज़ है. पैराथायरॉइड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? पैराथॉर्मोन, and it is important for metabolism of calcium, okay, and phosphorus as well. Each parathyroid gland is oval in shape, measuring 642 millimeters in dimension and weighing about 50 milligrams. So they are small, but they are very important, okay.
अच्छा, पोजीशनिंग कहाँ होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स किधर होते हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको आइडेंटिफाई करने की एक आसान तरीका ये है कि द एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज इज यूजुअली अ गुड गाइड टू द ग्लैंड्स बिकॉज दे यूजुअली लाई क्लोज टू इट. सो कोई डायग्राम भी इन्होंने दी है, लेट मी फाइंड दिस डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द थायरॉयड ग्लैंड, दिस इज द सुपीरियर thyroid artery, this is the inferior thyroid artery. इनकी जहाँ पे anastomosis हो रही है, this is the area जहाँ पे you have to look for the parathyroid glands. Okay, superior parathyroid is more constant in position and usually lie at the middle of the posterior border of the thyroid gland, and it is usually dorsal to the recurrent laryngeal nerve. So you should understand what I've said because ये सब बातें हम कर चुके हैं. Inferior parathyroid is more variable. कभी ये thyroid capsule के अंदर होता है, कभी ये inferior thyroid artery के रिलेशन में होता है, कभी इट इज एक्चुअली इन द सब्सटेंस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इटसेल्फ, पूरा थायरॉयड ग्लैंड के अंदर घुसा हुआ होता है. सो द इंफीरियर पैराथायरॉयड आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द सर्जरी में इनको ढूंढना एक मुश्किल काम है. ओके, ब्लड सप्लाई क्या है जनाब पैराथायरॉयड की? पैराथायरॉयड रिसीव्स अ रिच ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड फ्रॉम एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर. बात समझ में आती है? द वेन्स एंड लिम्फैटिक्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद दोज ऑफ द थायरॉयड. सो दे सिंपली, पैराथायरॉयड का जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है वो डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ वेसल्स में एंटर हो जाएगा. सिंपल स्टफ. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन. अगेन मैं हिस्टोलॉजी की बात नहीं करूंगा पैराथायरॉयड की. नर्व्स जरा सा क्विकली देख लेते हैं. वेजोमोटर नर्व्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मिडल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. ओके, पैराथायरॉयड एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल. लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम stimulate and high levels of calcium inhibit the activity of the gland. ज़ाहिर है ये हम फिजियोलॉजी में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि how parathyroids do their job. Okay. Now some clinical stuff. Tumors of parathyroid gland lead to excessive secretion of parathormone. Understandable है क्योंकि parathyroid gland से जो हार्मोन बनता है उसका नाम है parathormone, और जब ट्यूमर होगा तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा parathormone. This leads to increased removal of calcium from bone, making them very weak and liable to fracture. Because this is the job of parathormone. हम physiology में पढ़ेंगे कि it goes to the bone, mobilizes calcium. Now calcium levels in blood increase, which is called hypercalcemia, and increased urinary excretion of calcium can lead to formation of a stone. So imagine a patient coming to you with weak bones, kidney stones, and you think about parathormone increased levels, tumor of parathyroid. Okay, ये तो है hyperparathyroid condition. Now hypoparathyroid condition may also occur spontaneously or from accidental removal of the gland during thyroidectomy. ये बड़ा कॉमन है कि पेशेंट थायराइड की सर्जरी करवाता है और उसके बाद उसका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है क्योंकि एक्चुअली सर्जन ने सर्जरी के दौरान थायराइड के साथ साथ पैराथायरॉयड भी निकाल दिया, उसको पता ही नहीं चला. सो नाउ द पेशेंट विल start feeling the symptoms of hypocalcemia because the gland is not working, and these include tetany or muscular spasms and all these things. Okay, so that's all about the glands. अब बात करते हैं another very important structure in the neck, which is thymus. Now thymus is an important lymphoid organ situated in the anterior and superior mediastinum. So आप ये सोच रहे होंगे ये mediastinum तो thorax वॉरेक्स में गए हमने पढ़ा था, तो ये structures of neck में कहाँ से आ गया? बात ये है कि ये होता तो mediastinum में है लेकिन extend करता है up to the lower part of the center of the neck. So इसीलिए हम इसको neck में it's relevant. Okay, it is well developed at birth. thymus की story ये है कि ये birth के वक्त अच्छा खासा होता है, it's well developed, and then it continues to grow up till the age of puberty. और puberty के बाद इसकी gradual atrophy होती है and it is actually replaced by fat. Okay, it is actually bilobed structure. इसके दो lobes होते हैं, right side पे और left side पे, made up of two pyramidal lobes of unequal sizes which are connected together by some loose areolar tissue. Each lobe of the thymus develops from endoderm of the third pharyngeal pouch. तो एम्ब्रियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. इट लाइज, अब देखो इसकी लोकेशन क्या है थाइमस की. एक्चुअली इट इज लाइंग ऑन द पेरिकार्डियम, द ग्रेड वेसल्स ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनम, यानी जो एओर्टा वगैरह आर्च ऑफ एओर्टा है, एंड द ट्रैकिया. सो इट इज in the superior mediastinum but extending up to the neck region. Okay, इसका weight है तकरीबन 10 से 15 ग्राम at birth, but you see it increases in weight in 30 to 40 grams तक पहुंच जाता है puberty तक, और फिर mid adult life and thereafter only about 10 grams. So puberty के बाद इसमें actually atrophy शुरू हो जाती है. Thus after puberty it becomes inconspicuous due to replacement by the fat.
ब्लड सप्लाई क्या है थाइमस की? इट इज सप्लाइड ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। और जो वेनस ड्रेनेज है इट इज इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, इंटरनल थोरैसिक एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन्स। Nerve supply is via the styloid ganglion and the capsule is supplied by the phrenic nerve. Okay, फंक्शन क्या है भाई? थाइमस काम क्या करता है? अच्छा, थाइमस को ऐसे समझें कि इट इज़ अ फैक्ट्री फॉर मैचुरेशन ऑफ योर सम ऑफ योर लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोज, वो ब्रॉडली डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में। एक को हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे कहलाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं इनके अलग अलग फंक्शन हैं। बी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनमें फिर further categories हैं। they can be CD4 positive which are helper T cells, they can be CD8 positive which can be cytotoxic T cells. so T lymphocyte का जो T है it basically stands for thymus, जिसका मतलब ये है कि बोन मैरो में ये लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं, उसके बाद ये ट्रैवल करके जाते हैं थाइमस पर और थाइमस में इनकी ट्रेनिंग होती है। सो थाइमस बेसिकली इज अ ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। नाउ लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन और इस पर्सन की लॉन्ग बोन्स में यहाँ ये लिम्फोसाइट्स जनरेट हुए लोअर लिम्ब की लॉन्ग बोन में, से फॉर एग्जाम्पल टिबिया में या फीमर में, और ये यहाँ से ब्लड में सर्कुलेट करके इसके थाइमस तक पहुँचे। थाइमस इन लिम्फोसाइट्स को ट्रेन करता है, टी लिम्फोसाइट्स को। किस तरह इनको ट्रेन करता है कि भाई आपने अपनी बॉडी की जो एंटीजेंस हैं जिनको हम सेल्फ एंटीजेंस कहते हैं, इन सेल्फ एंटीजेंस को रिकग्नाइज नहीं करना। यानी थाइमस में तमाम वो टी सेल्स जो सेल्फ एंटीजन को रिकग्नाइज करने के लिए केपेबल होते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोचिए अगर थाइमस से निकलकर ये टी सेल आपकी अपनी एंटीजन से फाइट करने लगा तो आपके मसल्स में एंटीजन्स हैं, ये मसल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। आपके कार्टिलेजेस में एंटीजन है, ये कार्टिलेजेस को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सब गड़बड़ हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए वो टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्फ रिएक्टिव होते हैं उनको किल कर दिया जाता है और सिर्फ उन टी लिम्फोसाइट्स को ब्लड में रिलीज किया जाता है जो सेल्फ एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इसे हम नाम देते हैं थाइमस की ट्रेनिंग। सो थाइमस के अंदर जो ट्रेनिंग हो रही है उसका बेसिकली मतलब ये है कि सिर्फ वो लिम्फोसाइट्स छोड़े जाएं ब्लड में जो अपनी बॉडी की सेल्फ एंटीजन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स द होल बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ अब इसको पढ़ भी लेते हैं। इन लिम्फोसाइट्स को जो आपकी अपने प्रोटीन्स को या एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द वे इनको नाम दिया जाता है सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। यानी दूसरी आसान ज़बान में अगर मैं आपको ये बताऊं कि थाइमस का काम है सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को ख़त्म करना और थाइमस का काम है सिर्फ उन लिम्फोसाइट्स को अलाउ करना जो सेल्फ रिएक्टिव नहीं है। और मैंने आपको बताया कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि अगर सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स आपके ब्लड में सर्कुलेट करेंगे तो आपके अपने प्रोटीन्स को डैमेज करेंगे और इसे हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बेसिकली मतलब यही होता है। एसएलई का नाम आपने सुना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम आपने सुना है। सो उसमें व्हाट हैपेंस कि आपकी अपनी बोन है, दिस इज अ लॉन्ग बोन, उसके ऊपर यहाँ पे एक कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को अपने ही लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स डैमेज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो सेल्फ एंटीजन को डैमेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो थाइमस ने इनकी ट्रेनिंग सही नहीं की, यानी ये है सेल्फ रिएक्टिव किस्म के टी लिम्फोसाइट्स। और सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को निकालना किसका काम था? थाइमस का। थाइमस अपना काम सही नहीं करेगा तो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। ओके, विद दिस कॉन्सेप्ट अब ये पढ़ लेते हैं कि थाइमस के फंक्शंस क्या क्या हैं। थाइमस कंट्रोल्स लिम्फोपोएसिस एंड मेंटेन्स इफेक्टिव पूल ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स कॉम्पिटेंट टू रिएक्ट इनन्यूमरेबल एंटीजेनिक स्टिमुलाई। तमाम एंटीजन से फाइट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए लेकिन सेल्फ एंटीजन से फाइट करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड। इसमें से सिग्नल्स निकलते हैं जो बाकी तमाम लिम्फोइड टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। सो थाइमस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड। द कॉर्टिकल लिम्फोसाइट्स ऑफ थाइमस अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो। मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑटो एलर्जिक, यानी कि सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको खत्म कर दिया जाता है। दे नेवर मूव आउट ऑफ द ऑर्गन एंड दे आर डिस्ट्रॉयड विद इन द थाइमस, जो अभी मैंने बात की।
और ये थाइमस में देखे भी जा सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी अगर की जाए एज कॉर्पसूल्स विच आर कॉल्ड हेसेल्स कॉर्पसूल्स. सो हेसेल कॉर्पसूल्स आर बेसिकली ऑल द डेड सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. अच्छा, ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स ऐसे ख़त्म कर दिए जाते हैं थाइमस में. जो बाकी बचते हैं 4-5% वो सेल्फ रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है. ओके, ऑलराइट. फिर कुछ फैक्टर्स निकलते हैं थाइमस में से, सच एज लिम्फोपोएटिन, जिसका काम है स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन both in the thymus as well as in the peripheral lymphoid tissue. Then there is another factor released by thymus. It is competence inducing factor. It is important and responsible for making new lymphocytes competent to react to antigenic stimuli. यानी अगर बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, सो वो बेसिकली एंटीजेंस है ना. एंटीजेंस आर एनीथिंग विच कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिएक्शन. सो अगर कोई बैक्टीरियल एंटीजन है या वायरल एंटीजन है, तो आपके टी लिम्फोसाइट्स उसके अगेंस्ट प्रॉपरली काम करें. उसके लिए एक प्री रेक्विजिट फैक्टर थाइमस से रिलीज होता है, उसका नाम है कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर. नाउ नॉर्मली देयर आर नो जर्मिनल सेंटर्स. लिम्फ नोड्स की तरह यहाँ थाइमस में कोई जर्मिनल सेंटर नहीं होता. ओके. हिस्टोलॉजी, ऑब्वियसली हिस्टोलॉजी मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ इंदरबीर सिंह से, सो हम वहाँ डिस्कस करेंगे. बट मोटी मोटी बात यह है कि थाइमस इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. इसका कॉर्टेक्स होता है और इसमें मेडुला होता है. द आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर इज मेडुला. और कुछ इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स हैं इसमें, सच एज थाइमिक लिम्फोसाइट्स, एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स. बहरहाल पढ़ेंगे इसकी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट, ये हम अलग से पढ़ रहे हैं. डेवलपमेंट मैं कवर कर रहा हूँ फ्रॉम लैंगमैन और हिस्टोलॉजी हम कवर कर रहे हैं फ्रॉम इंदरबीर सिंह. सो इस वक्त सिर्फ एनाटमी पे फोकस करते हैं, ग्रॉस एनाटमी में. सो थाइमस के बारे में यही सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि ये है क्या, कहाँ होता है, इसका काम क्या है, एज के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई क्या है. ओके, यहाँ पे रोकते हैं थाइमस को. अगला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ब्लड वेसल्स जो नेक रीजन में है उनका जिक्र करना है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली देयर विल बी सम आर्टरीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, एंड देन देयर आर सम वेन्स, एंड दे आर ऑल एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. 3 दफ़ा मैंने कह दिया, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 100 दफ़ा कहता, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगा आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में और क्लिनिकल आपके कैरियर में. अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगले जो कुछ पेज हैं, कोई 7-8 पेजेस हैं जिसमें ब्लड वेसल्स ऑफ नेक का जिक्र है. स्टूडेंट्स का अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि दे स्टार्ट रीडिंग दिस एंड समवेयर डाउन आफ्टर 2-3 पेजेस विद द डिटेल्स लाइक दिस दे गेट लॉस्ट, और वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं. मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है. आपने देखें, सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल करें कि नेक में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं. जवाब है 2 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं. मेजर वेसल्स ऑब्वियसली कैपिलरीज भी हैं, लिम्फैटिक वेसल्स भी हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स मेजर 2 टाइप्स की हैं. अब आपको अपने आप से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि आर्टरीज कितनी हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द आर्टरीज. तो सबसे पहले नाम याद कर लीजिए, जैसे एक आपके सामने लिखा हुआ है सबक्लेवियन आर्टरी, अभी हम पढ़ते हैं इसको, एंड देन वी विल डिस्कस अदर कॉमन कैरोटिड क्या है वगैरह वगैरह. इसी तरह वेन्स. सो अगर आपको स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर याद हो जाएगा, देन द नेक्स्ट थिंग टू मास्टर इज कि किसकी ब्रांचेस क्या हैं. सो यू कैन नॉट मैस अराउंड विद द ब्रांचेस. जो चीज़ आप क्विकली स्किप कर सकते हो या सुपरफिशियली पढ़ सकते हो वो है रिलेशंस. देखो, रिलेशंस में ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी के वक्त ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक्सपीरियंस सर्जन्स भी देखे हैं जब सर्जरी करने जाते हैं ना, तो दोबारा किताब खोलते हैं, सर्जरी से पहले देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आर्टरी के एंटीरियर रिलेशन क्या थे. कहने का मकसद ये है कि वो इसको रिवाइज करते हैं. कहने का एक मकसद ये भी है कि ये आप जितना ज़ोरदार रट्टा लगा लो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 दिन बाद भूल जाओगे. ये आपको सारी ज़िंदगी याद नहीं रहेगा. इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है. दैट्स माई पॉइंट. लेकिन जिस चीज़ के बगैर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे वो है ब्रांचेस. आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट ऑफ द आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकल रही है और वो मेजर उसकी सप्लाई रीजन कौन सा है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक. तो आर्टरीज में जो पहली आर्टरी है दैट इज द सबक्लेवियन आर्टरी, और अगर इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें सो यहाँ पे समवेयर इज द हार्ट, और हार्ट से निकल रहा है आर्च ऑफ एओर्टा, और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. तो अगर राइट साइड पे देखें सो देयर इज अ शॉर्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो एओर्टा से निकलता है, और ये जो ब्रेकियोसेफेलिक trunk है, it is then divided into 2 branches which are called
कॉमन कैरोटिड एंड देन दिस वन विच इज कॉल्ड सबक्लेवियन। ठीक है, तो ये राइट साइड का आर्टीरियल सिस्टम है जो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलता है। कि राइट साइड पर दोबारा क्या हो रहा है, देयर इज अ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसमें से जो ऊपर की तरफ ब्रांच निकल रही है, देन इट इज द कॉमन कैरोटिड, और जो यूं राइट साइड पे टर्न हो गई, दिस इज द सबक्लेवियन, और यही सबक्लेवियन आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है विच सप्लाइज द अपर लिम्ब। तो ये राइट साइड की स्टोरी है। लेफ्ट साइड की स्टोरी क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा से कॉमन कैरोटिड डायरेक्टली निकल रही है और सबक्लेवियन भी डायरेक्टली निकल रही है फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, कि लेफ्ट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी नहीं है, देयर इज नो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, बोथ दीज वेसल्स आर डायरेक्टली इमर्जिंग फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। अब हमारा इस वक्त टॉपिक है सबक्लेवियन आर्टरी। सो हियर इट इज द सबक्लेवियन आर्टरी, और इस सबक्लेवियन आर्टरी को आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक मसल बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा फैन लाइक मसल, स्कैलिनी एंटीरियर। अब ये जो स्कैलिनी एंटीरियर है, ये सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, सो दिस इज द मसल। 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, पार्ट नंबर 1 विच इज before the scalene muscle, part number 2 which is behind the scalene anterior muscle, and then part number 3 which is after या lateral to the scalene anterior muscle, और part number 3 फिर continue कर जाएगा as axillary artery। राइट साइड पर भी ऐसे ही 3 पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड पर भी ऐसे ही 3 पार्ट्स हैं, मीडियल टू द मसल, बिहाइंड द मसल एंड लेटरल टू द मसल। ओके, अब हर पार्ट से पर्टिकुलरली फर्स्ट पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकलती हैं। तो बताने का मकसद आपको ये है कि ये आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई जो है ना, अक्सर स्टूडेंट मुश्किल समझ के इनफैक्ट इस तरह के पेजेस को देख के घबरा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या क्या याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि सबक्लेवियन आर्टरी राइट साइड पर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, और सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट साइड पर डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द इंसर्शन ऑफ द स्कैलिनी एंटीरियर। सही है। फिर आपको हर पार्ट की ब्रांचेस जो भी हैं, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस फर्स्ट पार्ट से निकलती हैं, वो ब्रांचेस इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रही हैं, अगले किसी डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। सबक्लेवियन आर्टरी इज द प्रिंसिपल आर्टरी विच कंटिन्यूज एज द एक्सिलरी आर्टरी ऑफ द अपर लिम्ब. It also supplies considerable part of neck and brain through its branches. So it's a very important artery which is the major supply of neck region, it's the major supply of brain region. So ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओरिजिन इसकी राइट साइड पे इट इज़ फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और लेफ्ट साइड पे इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. अच्छा, कोर्स में मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, बट ये जो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है ना कि इस मसल के पीछे से गई, उधर से वाइंड करके उधर से आगे उस जॉइंट के पीछे, सो दैट इज समथिंग जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. यू कैन लिव विदाउट दोज थिंग्स, ओके. लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल ईच आर्टरी, कौन सी आर्टरी की बात हो रही है? सबक्लेवियन. Arches laterally from the sternoclavicular joint to the outer border of the first rib, where it ends by becoming as a continuation of the, so स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट से स्टार्ट हो रही है और आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब तक जा रही है. उसके बाद इसे हम नाम देते हैं एक्सिलरी. सो ये इंपॉर्टेंट है. द स्केलेनी एंटीरियर मसल क्रॉसेस द आर्टरी एंटीरियरली एंड डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टरी, द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट, व्हिच आर मीडियल टू द मसल, बिहाइंड द मसल एंड लेटरल टू द मसल रेस्पेक्टिवली. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है. अब रिलेशनशिप्स, अगेन रिलेशनशिप्स आई एम नॉट अ बिग फैन बिकॉज ये आप लोगों को कंफ्यूज करता है, परेशान करता है, और यहाँ आकर अक्सर स्टूडेंट ये पेज पलट देते हैं और इसको पढ़ते ही नहीं है. बट एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है. बट एनीवेज एंटीरियर क्या क्या रिलेशन है फर्स्ट पार्ट के? All these if you want to remember. Posteriorly these are the structures. अच्छा, posteriorly it makes sense क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर एनाटमी को सेंस वाइज पढ़ोगे ना, समझ के पढ़ोगे तो बात फिर भी समझ में आएगी. अब ये रीजन है ना, इसके बैक साइड पे क्या होगा? लंग्स हैं, प्लूरा हैं. तो आप यहाँ देखें पोस्टीरियर रिलेशन में यही चीज़ें हैं, सर्वाइकल प्लूरा, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, एपेक्स ऑफ द लंग. और अगर आप डायग्राम भी देखें, सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी और उसके पोस्टीरियर रिलेशन में ये एपेक्स ऑफ द लंग मौजूद है, सुप्रा प्लूरल पार्ट. सो इट मेक्स सेंस. थोड़ा सा टाइम लगाएं, जो चीज़ें हजम हो रही हैं उसको हजम करें, वरना ये जो रिलेशंस हैं इसको स्किप भी कर सकते हो. लेकिन ब्रांचेस को भाई स्किप नहीं कर सकते. ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में भी पूछते हैं और आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन को कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, अब जब मैं फर्स्ट पार्ट कहता हूं तो उसका मतलब है कौन सा वाला पार्ट? इट इज द पार्ट विच इज मीडियल टू द स्केलेनी एंटीरियर. सो दिस पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन. इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकलती हैं. वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी,
थायरोसर्वाइकल ट्रंक। इसमें थायरोसर्वाइकल ट्रंक इसलिए बोलते हैं, ट्रंक इज समथिंग बिग। इसमें से फर्दर 3 ब्रांचेस निकलती हैं। इंफीरियर थायरॉइड जो कि थायरॉइड ग्लैंड को सप्लाई करती है, इसके बारे में तो इसी चैप्टर में हम पढ़ने लगे हैं। सुप्रास्कैपुलर और ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ये तीनों किस में से निकल रही हैं? थायरोसर्वाइकल ट्रंक में से। फिर एक और ट्रंक है जो सबक्लेवियन से निकलता है, दिस इज कॉल्ड कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। अब देखो ये थायरोसर्वाइकल था ना, तो ऑब्वियसली इसमें से कोई ब्रांच थायरॉइड निकलेगी, इंफीरियर थायरॉइड, सर्वाइकल ब्रांचेस निकलेंगी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये कॉस्टोसर्वाइकल है, तो इसमें से रिब्स के लिए कोई ब्रांच निकलेगी, सुपीरियर इंटरकॉस्टल एंड सर्वाइकल यानी डीप सर्वाइकल आर्टरीज। सो ये सारी ब्रांचेस निकलती हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन. Now this artery comes from the second part on the right side. The costocervical की बात हो रही है, ठीक है. Now from the third part there is a branch which is called dorsal scapular, but that also is occasionally. यानी कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर आपको ये branches पता होनी चाहिए कहाँ से निकल रही हैं और इनकी distribution क्या है. So if you look at this diagram, let us orient ourselves. अब इन्होंने ये वाली जो diagram थी ना, this diagram, उसमें से सिर्फ ये portion enlarge करके वहाँ दिखा दिया है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ ये portion दिख रहा है right side का. तो right side पे what is happening? There is a brachiocephalic trunk और ये रही subclavian और ये है scalene anterior muscle. Now here we are talking about the first part of the artery. अब इसमें से देखें एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है which is the internal thoracic, एक ब्रांच यूं ऊपर की तरफ जा रही है which is the vertebral. So vertebral branch, internal thoracic branch, and then there is a big trunk. This is called the thyrocervical trunk. इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से फिर फर्दर 3 ब्रांचेस निकल रही हैं. वन इज इंफीरियर थायरॉइड विच विल सप्लाई द थायरॉइड ग्लैंड, द अदर वन इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल विच विल सप्लाई द मसल्स ऑफ द नेक रीजन, एंड देन देयर इज अ थर्ड ब्रांच विच इज कॉल्ड सुप्रास्कैपुलर which obviously is going to supply the suprascapular region. तो वर्टिब्रल आपको यहाँ इस डायग्राम में नजर आ रही है आर्टरी, आपको यहाँ इंटरनल थोरैसिक नजर आ रही है और थायरोसर्वाइकल ट्रंक आप देख रहे हैं. अब कौन कौन सी ब्रांचेस रह गई? सो लेट अस गो बैक हियर. वर्टिब्रल हमने देख ली, इंटरनल थोरैसिक देख ली, थायरोसर्वाइकल ट्रंक देख लिया और इसकी तीनों ब्रांचेस भी देख ली. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द कॉस्टोसर्वाइकल. वो किसी और एंगल पे नजर आएगी कॉस्टोसर्वाइकल. लुक हियर फॉर एग्जांपल. नाउ दैट इज अनदर व्यू एंड दिस इज द सबक्लेवियन, thyrocervical trunk, vertebral, internal thoracic, and here you see the costovertebral. Now the costocervical, not the vertebral, sorry. The costocervical, one branch is the deep cervical, which obviously supplies the region and areas and structures in the neck, deep cervical artery, and one branch which is the superior intercostal is going to supply the ribs. So these are all the branches arising from the first part ऑफ सबक्लेवियन. अब इनकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं, हर एक की वर्टिब्रल आर्टरी की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, इट रन्स अ लॉन्ग कोर्स एंड एंड्स इन द क्रेनियल कैविटी बाय सप्लाइंग द ब्रेन. यहाँ से गई उस मसल को. This is all too much details. What I've told you, what you have to remember is that vertebral artery is a branch of the first part of subclavian. Okay, it is the first and the largest branch of the first part of subclavian. It runs a long course and ends in the cranial cavity by supplying the brain. So it is also supplying the brain. Okay, it is then divided into 4 parts. This is too much detail, you can skip. Now internal thoracic was the second branch, also arises from the first part of the subclavian and it goes in the external region front of the chest. Okay, और इसकी डिटेल्स हमने जब हम चेस्ट रीजन, पेक्टोरल रीजन पढ़ रहे थे तब भी ये हमने आर्टरी डिस्कस की थी. थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज अ बिग ट्रंक व्हिच डिवाइड्स इनटू 3 फर्दर ब्रांचेस, इंफीरियर थायरॉइड, सुप्रास्कैपुलर, एंड द थर्ड वन वाज, वेयर इज द डायग्राम, ताकि मैं डायग्राम पे आपको दिखा दूं. 3 ब्रांचेस जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की निकल रही थी, इंफीरियर थायरॉइड, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर. ठीक है, तो ये फिर सारी डिटेल्स हैं, अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लें कि इट लाइज बिहाइंड द इंटरनल जुगुलर वेन एंड द एक्सटर्नल. आई डोंट रेकमेंड रीडिंग दिस. मैंने आपको बता दिया आर्टरी का नाम, उसकी ब्रांचेस और टेरिटरी जहां वो सप्लाई करती है, दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल है, इट गोज लिटरली अबव द सुप्रा. टू मच डिटेल भाई, जान छोड़ो यार, जान लोगे क्या बच्चे की. अच्छा जी, अब डॉर्सल स्कैपुलर जो है, डॉर्सल स्कैपुलर ओकेजनली अराइजेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड एज द नेम इंडिकेट्स डॉर्सल साइड पे जाएगी, स्कैपुलर रीजन को सप्लाई करेगी. दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक arises from the posterior surface of the second part of the subclavian artery on the right side, but from the first
first part on the left side. So that's an important bit which you should remember, okay? और फिर इसकी branches थी superior intercostal, which descends in front of the neck of the first rib and divides into first and second posterior intercostal arteries. और फिर इसकी दूसरी branch थी deep cervical, और deep cervical is analogous to the posterior branch of the posterior intercostal artery. It passes backwards between. There's too much detail. I would not worry about it, okay? So that's all about the subclavian artery. Subclavian artery कहाँ होती है, उसकी branches क्या हैं, right side पे कैसे निकलती है, left side पे कैसे निकलती है, is all you need to know, okay? अब बात को आगे बढ़ाते हैं. Now कुछ clinical चीज़ें चलो इसको देख लेते हैं, फिर common carotid पे आता हूँ. Third part of the subclavian artery can be effectively compressed against the first rib after depressing the shoulder. The pressure is applied downward, backward and medially in the angle. Now ये क्यों important है, क्योंकि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है फॉर एग्जांपल और ब्लीडिंग हो रही है प्रोफ्यूज इस एरिया से, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि जो थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन है, दिस इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्स्ट रिब. तो अगर उस पेशेंट का लिम्ब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सबक्लेवियन का थर्ड पार्ट है, इट विल बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट रिब और ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड know when you are working in the emergency room, okay? A cervical rib in some patients is present. Here they have shown it in the diagram. So first rib है ये, लेकिन अगर additional cervical rib मौजूद है तो it can actually compress the subclavian and compromise the blood supply of head and neck region as well as the upper limb, क्योंकि यही subclavian आगे चल के axillary बनती है ना, और axillary supply करती है upper limb को. अच्छा भाई, right subclavian artery may arise from the descending thoracic aorta. In some cases राइट साइड पे डिसेंडिंग एओर्टा से निकल जाती है सबक्लेवियन. यूजुअली कहाँ से निकलती है? असेंडिंग एओर्टा से. सो दिस इज द असेंडिंग एओर्टा या आर्च ऑफ एओर्टा. दिस इज द रीजन जहाँ से सबक्लेवियन निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड देन सबक्लेवियन. समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा इंस्टेड. सो दिस इज an anatomical anomaly जो बहुत कम पेशेंट्स में होती है, ठीक है? In that case it passes posterior to the esophagus which may be compressed and the condition is known as dysphagia lusoria. So dysphagia lusoria obviously यहाँ पे पीछे से ये esophagus और ये चीज़ें गुजर रही होती हैं, तो अगर डिसेंडिंग एओर्टा से ये सबक्लेवियन निकल रही है तो इट हैज़ टू गो बिहाइंड द इसोफेगस और फिर ये जाकर के यूं सप्लाई करती है अपर लिम्ब को और हेड एंड नेक रीजन को. तो ऐसा करने में इसके रास्ते में इसोफेगस आ रहा है और ये इसोफेगस कंप्रेस हो सकता है. इस डिजीज़ को वेरी रेयर डिसऑर्डर बट नाम दिया जाता है डिस्फेगिया लिसोरिया. Aneurysm is not uncommon in the third part of the subclavian, and it can lead to weak pulses in the upper limb and rupture of aneurysm and all those sort of complications which are associated with aneurysm, okay? Obstruction of subclavian artery proximal to the origin of the vertebral artery may lead to the stealing of blood from the brain through the opposite vertebral artery. अब ये एक steal syndrome होता है जिसमें बेसिकली ये, अगर डायग्राम पे मैं आपको समझाऊं, सो दिस इज द लेफ्ट साइड. और मुझे कैसे पता लगा ये लेफ्ट साइड है? क्योंकि यहाँ पे सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड दोनों अलग अलग निकल रही हैं, जबकि यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, सो इट हैज़ टू बी द राइट साइड, ओके? लेफ्ट साइड पे अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है वर्टिब्रल आर्टरी से पहले, सो व्हाट हैपेंस कि ब्लड दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी से यहाँ आ जाता है. अब जब इस अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए यहाँ से ब्लड आ रहा है तो इट इज स्टीलिंग द ब्लड ऑफ द हेड एंड नेक रीजन. तो बंदा फेंटिंग फील करेगा और एक्सरसाइज के दौरान मसला होगा. सो दिस इज कॉल्ड स्टील सिंड्रोम, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ओके? सो हु इज स्टीलिंग फ्रॉम व्हाट एंड व्हाट इज बीइंग स्टील्ड? सबक्लेवियन ऑफ एनी ऑफ द साइड जहाँ पे ब्लॉकेज है वो स्टील कर रहा है ब्लड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द हेड एंड नेक रीजन. तो हेड एंड नेक रीजन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ताकि अपर लिम्ब को सप्लाई कर सकें. इसे कहते हैं स्टील सिंड्रोम, ठीक है? Now let us talk about another very important artery which is the common carotid. अच्छा, common carotid जो है it has been described already in another chapter, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ मेजर जो बातें समझनी है ना वो समझ लो. इट इज़ प्रेजेंट इन द कैरोटिड शीट, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी बात. और इट एक्चुअली बिगिंस इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया ऑपोजिट अ पॉइंट अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द मेनिब्रम. सो दिस इज क्लेविकल फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्लेविकल ऑफ द अदर साइड, ये मेनिब्रम है और फिर ये स्टर्नम है. तो राइट बिहाइंड द मेनिब्रम यू हैव दिस कॉमन कैरोटिड ओरिजिन, ओके? और फिर ये नेक में जाती है एंड राइट साइड और लेफ्ट साइड का दोनों का सिमिलर कोर्स है इन द कैरोटिड शीथ. और अगेन ये सब रिलेशंस आ रहे हैं which I would not pay attention to. I can simply tell you as well that you can leave this. Some of them are easily understandable. For example, the medial relationships, thyroid gland, and lateral relationship, larynx and pharynx. So easy stuff, but this is too much detail. If you want to remember, you can remember. Diagram पे देख लेते हैं किधर है common carotid. So
दिस वाज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. एक ब्रांच सबक्लेवियन थी, दूसरी है कॉमन कैरोटिड. लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट निकल रही है कॉमन कैरोटिड. अच्छा, कॉमन कैरोटिड अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड. सो कॉमन कैरोटिड की अल्टीमेट एंड ब्रांचेस क्या हैं? दे आर इंटरनल कैरोटिड एंड external carotid. So at the level of the upper border of the thyroid cartilage, जो laryngeal apparatus का prominent thyroid cartilage है, जिसका Adam's apple होता है, neck में जो prominence feel होती है, वहाँ artery divide हो जाती है into external carotid and internal carotid. एक्सटर्नल कैरोटिड एक्चुअली हमने एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 इसी वॉल्यूम ऑफ बीडी चौरासिया का, जिसमें साइड ऑफ द नेक डिस्कस किया था. सो साइड ऑफ द नेक में वी हैड अ वर्ड अबाउट द एक्सटर्नल कैरोटिड. तो यहाँ अभी एक्सटर्नल कैरोटिड फर्दर डिस्कशन में नहीं आएगा, बट व्हाट वी विल डिस्कस क्विकली इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. बिफोर वी स्टार्ट इंटरनल कैरोटिड, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मेरी नज़र अभी पड़ी है. जो कॉमन कैरोटिड है उसकी पल्सेशन आप फील कर सकते हैं अगेंस्ट द क्रिकोइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ द C6. So if let me find, कोई ऐसी डायग्राम नहीं मिल रही, मैं खुद बना देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आ जाए आपको. सो अगर ये थायरॉइड कार्टिलेज है लैरिंग्स का, उसके नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज. सो क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरल साइड पे C6 का लेवल होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे 6. यहाँ अगर आप कंप्रेस करें सो यू कैन फील द पल्सेशन, एंड दिस ऑब्वियसली इज द नेक ऑफ द पर्सन, क्योंकि थायरॉइड कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ, क्रिकोइड कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ. सो यहाँ अगर लेटरल साइड पे क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरल साइड पे आप कंप्रेस करेंगे तो यू विल फील द पल्सेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड. आपने वो ड्रामे वगैरह देखते हो, सीआईडी देखते हैं, सीआईडी में जब कभी किसी कमरे में एंटर होता है दया, तो उसको जाके बोलते हैं दया, वो जो एसीपी प्रद्युमन है वो कहता है दया आगे जाके चेक करो क्या हो रहा है. तो वो दया साहब आगे जाते हैं और हाथ लगा के सबसे पहला काम यही करते हैं, कॉमन कैरोटिड की पल्स चेक करते हैं. तो वो जो कॉमन कैरोटिड की पल्स है वो इस जगह पे फील होती है. ठीक है. अच्छा, अब बात करता हूँ इंटरनल कैरोटिड की. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज वन ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ कॉमन कैरोटिड. दूसरी टर्मिनल ब्रांच कौन सी थी? एक्सटर्नल कैरोटिड, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ ली है ऑलरेडी. नाउ internal carotid begins at the level of the upper border of the thyroid cartilage, opposite the disc between the 3rd and the 4th cervical vertebrae, and ends inside the cranial cavity because it is the principal artery of brain and eye. ओके, सो इसके ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इंटरनल कैरोटिड का कि इंटरनल कैरोटिड प्राइमरीली इज द आर्टरी ऑफ ब्रेन एंड आई. ओके, और एक्सटर्नल कैरोटिड बहुत सारे नेक स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है. ये हमने चैप्टर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो. अच्छा, ये जो इंटरनल कैरोटिड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सर्वाइकल पार्ट, पीट्रस पार्ट जो टेम्पोरल बोन में होता है, एंड देन कवर्नस पार्ट जो कवर्नस साइनस में से गुजरती है, एंड देन सेरिब्रल पार्ट इन रिलेशन टू द बेस ऑफ द ब्रेन. सो ये सारी चीज़ें तो तब पढ़ेंगे जब हम क्रेनियल कैविटी और टेम्पोरल बोन ये सब डिस्कस कर रहे होंगे. सर्वाइकल रीजन में इट असेंड्स वर्टिकली इन द नेक फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द base of the skull. No branches arises from the internal carotid in the neck. End of story. और कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. ठीक हो गई बात. नो ब्रांचेस नेक में इंटरनल कैरोटिड की कोई ब्रांच नहीं है. इट सप्लाइज प्राइमरीली ब्रेन एंड आई. हो गई बात खत्म. अब ये सब टू मच है, मैं इसको छोड़ दूंगा. मैं और पीट्रस पार्ट और ये सब मैं तब पढ़ूंगा जब टेम्पोरल बोन. सो दिस इज हाउ यू स्टडी स्मार्ट. देखो, अब अगर इन सब चक्रों में लग गए ना तो ये सब आपके दिमाग की मैं कहता हूँ दही बना के रख देंगे कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और ये और वो. भाई ये तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ो. जो चीज़ जहाँ जितनी पढ़नी है उतना याद करो, सर्वाइव करोगे. ठीक है. तो ये आर्टरीज हो गई. मैंने आपको मेजर जो आर्टरियल सिस्टम है जो नेक से गुजर रहा है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया. एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर देता हूँ ताकि ये मैटर आपके दिमाग में, कॉर्टेक्स में फिक्स हो जाए. सो दिस डायग्राम इज वेरी हाई यील्ड डायग्राम. इट टेल्स यू एवरीथिंग दैट हाउ दीज आर्टरीज आर अराइजिंग. इसी पे बात कर लेते हैं. सो अगेन दिस इज द हार्ट और ये असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा. आर्च ऑफ एओर्टा से राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकला जो सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड में डिवाइड हो गया. कॉमन कैरोटिड आगे चल के एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड हो जाएगी. हो गई खत्म कहानी. लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? सबक्लेवियन अलग निकल रही है और कॉमन कैरोटिड अलग निकल रही है. कॉमन कैरोटिड एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाएगी. इंटरनल चली जाएगी, ब्रेन और आई को सप्लाई करेगी. एक्सटर्नल सप्लाई करेगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड एंड नेक रीजन, और ये हमने चैप्टर 3 में डिस्कस कर रखी है. सबक्लेवियन की डिफरेंट ब्रांचेस हमने पढ़ ली. सो आर्टरीज ऑफ द नेक done and dusted. So this is how you have to study. Okay, avoid and skip unnecessary details and focus on the important stuff. Now let us talk about some
veins of the head and neck region और particularly neck region. So ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहता हूँ कि आप 10 मिनट इस डायग्राम पे लगा लो और इस डायग्राम में गुजरने वाला हर स्ट्रक्चर याद कर लो तो आपको वेन्स में कोई मसला नहीं होगा. सो वेन्स जो मेजर हैं, लेट मी फाइंड आउट वेयर आर वी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सबक्लेवियन वेन. सबक्लेवियन वेन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी वेन. ये आ रही होती है अपर लिम्ब से, अपर लिम्ब से आ रही है, कंटिन्यू हो जाती है एज सबक्लेवियन वेन. अभी डायग्राम पे दिखाता हूँ. It begins at the lower border of the first rib and ends at the medial border of the scalene anterior by joining the internal jugular vein and forms the brachiocephalic vein. So if you look at this diagram, where is the subclavian vein? So this is the subclavian vein. Subclavian vein is the continuation of axillary vein जो upper limb से आ रही होती है, और ये subclavian vein इस ऊपर से आती हुई vein के साथ combine हो जाती है. This is the internal jugular vein. तो internal jugular और subclavian मिलकर देखो क्या बना रहे हैं. They are making the brachiocephalic vein. So the brachiocephalic vein is formed by the union of subclavian and internal jugular, and the same thing is also happening on the left side. This is internal jugular and this is subclavian and making the brachiocephalic vein. Right side की brachiocephalic vein, left side की brachiocephalic vein. तो ये तो इसकी मोटी मोटी बात हो गई कि ये subclavian किसके साथ ज्वाइन करती है और brachiocephalic कैसे बनाती है. अब what are the tributaries? It lies in front of, I would not worry about this too much, but tributaries are important. कि subclavian में कौन कौन सी veins drain करती हैं, तो ये ज़रा देख लीजिए. This is now an important concept. Now this is subclavian, right? इस सबक्लेवियन में एक तो ये डॉर्सल स्कैपुलर ड्रेन कर रही है, इस सबक्लेवियन में एक्सटर्नल जुगुलर ड्रेन कर रही है, इसी सबक्लेवियन में राइट लिम्फैटिक डक्ट भी ड्रेन कर रही है. भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दिस इज द राइट साइड का मेजर लिम्फैटिक चैनल, ये भी इसमें ड्रेन कर रहा है, और यही सब लिखा भी हुआ है यहाँ. सो इफ यू रीड दिस टेक्स्ट विद द डायग्राम, एक्सटर्नल जुगुलर, dorsal scapular, thoracic duct on the left side and right lymphatic duct on the right side. So right lymphatic duct on the right side and thoracic duct on the left side, and then external jugular and dorsal scapular. So these are all draining in the subclavian. तो subclavian कहाँ से आई? एक्सिलरी की कंटिन्यूएशन है और उसमें ड्रेन कौन कौन सी वेन्स करती हैं, ये सब ठीक हो गया. ये बात समझ में आ गई. अब अगली वेन का जिक्र सुनते हैं. इंटरनल जुगुलर. इंटरनल जुगुलर वेन जो है ये ब्रेन से स्टार्ट होती है एक्चुअली फ्रॉम द सिग्मॉइड साइनस एंड देन इट गोज डाउन 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 और नीचे जाकर ये कंबाइन हो जाती है सबक्लेवियन के साथ. सो ये आ रही है देखो ऊपर से इंटरनल जुगुलर, तो ये कवर्नस साइनस से आ रही है और ब्लड लेके ज्वाइन हो जाती है सबक्लेवियन के साथ. राइट साइड पर भी ऐसे ही है और लेफ्ट साइड पर भी ऐसे ही है. इंटरनल जुगुलर कंबाइनिंग विद सबक्लेवियन टू फॉर्म ब्रेकियोसेफेलिक. तो ये एक बात समझ में आ गई. अब अगेन इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज, एंड एज यूजुअल आई एम जस्ट ओमिटिंग दिस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, दिस इज टू मच ऑफ डिटेल्स, बट ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट. लुक एट द डायग्राम हियर. ये इंटरनल जुगुलर वेन है, इसमें एंटर हो रही है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस से वेन, इसमें एंटर हो रही है कॉमन फेशियल, इसमें एंटर हो रही है लिंगुअल, इसमें एंटर हो रही है फेरिंजियल वेन, इसमें एंटर हो रही है सुपीरियर थायरॉइड. जरा देखें कितने स्ट्रक्चर्स हेड एंड नेक के ड्रेन कर रहे हैं इंटरनल जुगुलर में. सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. इसमें एंटर हो रही है मिडिल थायरॉइड, सो थायरॉइड का सारा ब्लड सप्लाई, लिंगुअल एरिया का सारा ब्लड सप्लाई, फेशियल एरिया का सारा ब्लड सप्लाई, ये सब एंटर हो रहा है. इनफैक्ट फ्रॉम दी हेड एंड नेक रीजन, कवर्नस साइनस से सारा ब्लड एंटर हो रहा है इंटरनल जुगुलर में, और ये इंटरनल जुगुलर पे कंबाइन हो जाती है सबक्लेवियन के साथ. सो ये सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ लिखी हुई हैं. देखें, इंफीरियर पेट्रोजल, कॉमन फेशियल, लिंगुअल, फेरिंजियल, सुपीरियर थायरॉइड, मिडिल थायरॉइड, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम्स में दिखा भी दी. Okay, also occipital, this is occipital. So these are all the tributaries of internal jugular. अब नेक्स्ट वेन जो मुझे डिस्कस करनी है वो है ब्रेकियोसेफेलिक वेन. अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया कि जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो एक्चुअली दो वेन्स से मिलकर बनती है, और वो दो वेन्स कौन सी हैं? इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन. ये दोनों मिलकर बना देती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ब्रेकियोसेफेलिक वेन की अपनी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड दीज ट्रिब्यूटरीज आर एग्जैक्टली द सेम एज वी डिस्कस्ड द आर्टरीज ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन. आपको याद है वर्टिब्रल आर्टरी थी,
इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी, इंफीरियर, ये सारी जो आर्टरीज थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन की, वही ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की। अब राइट और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी ये जो राइट साइड का ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है और ये जो लेफ्ट साइड का ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, इसमें ज़रा डिफरेंस देखो। राइट साइड पे वर्टिब्रल वेन है जो ड्रेन करती है ब्रेकियोसेफेलिक में, लेफ्ट साइड पे भी है, सो दैट्स समथिंग कॉमन। राइट साइड पे इंटरनल थोरेसिक वेन ड्रेन करती है इसमें, लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही है, इंटरनल थोरेसिक ड्रेन कर रही है लेफ्ट साइड पे। देन वी हैव inferior thyroid draining into brachiocephalic on the right side. Same is the story on the left side, inferior thyroid. Then we have first posterior intercostal also draining into right brachiocephalic, first posterior intercostal draining into left brachiocephalic as well. तो ये शुरू के चार तो कॉमन हैं, but then we have left superior intercostal and thymic and pericardial which are draining into the left brachiocephalic but not present on the right side. Okay, so that's all basically. Important diagram guys, स्टार बनाया है इस पे, important diagram। तो ये बात खत्म हो गई ब्लड सप्लाईज जो कि मौजूद हैं या ब्लड वेसल्स जो कि मौजूद हैं नेक रीजन में। अच्छा जी, अब नर्व्स की बात करते हैं जो नेक में मौजूद हैं। अच्छा, नर्व्स में स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ये बता दूं कि 3 नर्व्स हैं जिनके अभी हम नाम डिस्कस करेंगे। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, देयर इज एक्सेसरी नर्व विच इज़ 11th cranial nerve, and there is vagus which is 10th. So basically 9th, 10th और 11th cranial nerves हैं जो नेक में से गुजर रही हैं। अच्छा, सिर्फ यही नर्व्स नहीं गुजर रही, नर्वस सिस्टम का एक और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक में से गुजरता है, दैट इज द चेन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो ये कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व फॉर एग्जांपल, ये एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, तो इस पर हम एक अलग से ऑब्वियसली वीडियो बनाएंगे कि हर क्रेनियल नर्व पे मैंने वीडियो बनानी है जिस पे आपको समझाऊंगा कि ये नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट किस जगह से होती है, फिर किस फोरामेन से गुजरती है, फिर कहाँ से होते हुए क्या ब्रांचेज हैं। तो इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। उस कंप्लीट टॉपिक का एक छोटा सा झलक आपको यहाँ दिखाया, बिकॉज ये नेक में से गुजर रही है तो इसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। बट ये जो टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, यानी ये टोटल स्टोरी आपको नहीं बताता। इसीलिए मैं आपको ये अभी से जो आपको बावर कराने का पर्पस ये है ताकि यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के बारे में इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उसकी पूरी डिटेल, पूरा कोर्स, ये सब चीज़ हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि नेक का हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नेक में होते हैं और नर्व्स भी ये वाली होती हैं, तो इनका सरसरी सा, सुपरफिशियल सा जिक्र है। और इस वक्त आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी नर्व्स हैं जो नेक में से गुजर रही हैं और उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है, इट एग्जिट्स द क्रेनियल कैविटी वाया द जुगुलर फोरामेन। और आप देखेंगे कि अभी हम जितनी नर्व्स पढ़ेंगे, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और एक्सेसरी, ये सब क्रेनियल कैविटी के जुगुलर फोरामेन से ही निकलती हैं। और नेक में यहाँ जो इनके कोर्स दिए हुए हैं, इट रन्स बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर वेन लाइंग डीप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, देन इट कोर्सेस बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज and it reaches the submandibular region. It passes deep to the hyoglossus muscle to reach the area of palatine tonsil at the base of the tongue. You may or may not remember this, not very high yield, but the branches are very high yield. कि neck में से जब ये nerve गुजर रही है तो कौन कौन सी branches हैं? So these are the 6 branches. अभी ये one by one आपको diagram पे दिखा भी देता हूँ, समझा देता हूँ। Tympanic branch है, it ultimately gives secretomotor roots to otic ganglion. So if we look at the diagram, so this here is the glossopharyngeal nerve और ये air बनाया हुआ इन्होंने, तो यहाँ पर near the parotid gland you see this is otic ganglion. So glossopharyngeal की एक branch यहाँ relay करती है, gives secretomotor fibers to the otic ganglion to be supplied to the parotid gland. So one branch is the tympanic nerve जो कि इस pathway से इस area को supply कर रही है। Again जब detail में अलग से सेपरेटली ग्लोसोफेरिंजियल नर्व स्टडी करेंगे तो फर्दर डिटेल्स हम इसकी डिस्कस करेंगे कि गैंग्लियन में साइनैप्स कैसे होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या हैं, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्टफ। ओके, ऑलराइट। सेकंड ब्रांच जो ग्लोसोफेरिंजियल की है, दैट इज द कैरोटिड ब्रांच एंड इट सप्लाइज द कैरोटिड बॉडी एंड द कैरोटिड साइनस। सो अगेन इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द कैरोटिड साइनस हियर एंड दिस ब्रांच इज कमिंग टुवर्ड्स द कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस। सो टिम्पैनिक ब्रांच, उसके बाद कैरोटिड की तरफ जाने वाली ब्रांच,
Then there is another branch which is called muscular branch to stylopharyngeus muscle. You see here there is a stylopharyngeus muscle, और इसको भी एक nerve supply कर रही है, which is branch of the glossopharyngeal. So this is nerve to stylopharyngeus. Then there is another branch which carries the taste from velate papilla of the tongue. Tongue के velate papilla, circumvallate papilla and velate papilla, taste buds, and they are also carrying the taste fibers from the tongue. Okay, then there is a branch which carries general sensation from the posterior 1/3 of the tongue and palatine tonsils, and then there is a branch to pharyngeal plexus. So these are the branches to pharyngeal plexus. So you see there is one single glossopharyngeal nerve and it is giving a lot of branches: tympanic, stylopharyngeus, carotid sinus, pharyngeal plexus and tongue. ये सारी important branches हैं क्योंकि ये 9th cranial nerve की वो ब्रांचेस हैं जो हेड एंड नेक के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं. तो ये ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए. इससे ज़्यादा स्टोरी है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की जो हम अलग से पढ़ेंगे जब क्रैनियल नर्व्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे. इसी तरह वेगस है. अच्छा, वेगस जो है इट ऑल्सो लीव्स द cranial cavity थ्रू जुगुलर फोरामेन and it lies posterior to the 9th nerve. Soon it joins the core. अच्छा, अब ये जो बात हो रही है ना, soon it is joined in course by the cranial root of the 11th nerve. अब होता ये है कि जो 11th nerve है उसके दो रूट्स होते हैं. There is a cranial root and then there is a spinal root. और जो cranial root है it actually joins the 10th nerve, vagus nerve को join करता है and then it starts supplying different structures. अभी बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है. Vagus nerve itself जो है it's a big nerve and it supplies a lot of structures. और वो सारे structures हम जब ये nerve डिस्कस करेंगे तब obviously डिस्कस करेंगे. नेक में इसकी branches क्या क्या हैं? It gives meningeal branches, auricular branches, pharyngeal branches from most of the muscles of the soft palate, 4 out of 5. Most of the muscles of the pharynx, 5 out of 6, यानी 6 muscles में से 5 को supply करती है vagus. Okay, carotid for carotid body and carotid sinus. So and a lot of laryngeal muscles. There is a right recurrent branch of vagus called right recurrent laryngeal nerve. It's given off in the neck while the left one is given on in the thorax. So there are two right and left recurrent laryngeal nerves, both arise from vagus. The nerves supply all the intrinsic muscles of the larynx, sensory branches to the mucous membrane of the larynx below the vocal cords, and vagus also in the neck gives cardiac branches for cardiac plexus. So basically जो vagus nerve है it supplies a lot of structure, not only in the head and neck region but also outside head and neck region. But आपको branches in the neck region याद रखनी है vagus की. Okay, right. So this for example is a schematic diagram where different branches from vagus are shown. So this is the vagus nerve itself and you are seeing say for example this is vagus, nerve number 10, cranial nerve 10, and this is accessory nerve. अब इस accessory nerve के मैंने आपको बताया 11th nerve के दो parts हैं. There is a spinal part which is this one and there is a cranial part. Cranial part actually जाके merge हो जाता है vagus के साथ, and then vagus is supplying a lot of muscles जिनका भी मैंने जिक्र किया. There is a cardiac branch and there is a lot more. Okay, so ये सारी branches vagus की. Accessory nerve मैं already आपको बता चुका कि there is a cranial portion, there is a cranial root of accessory nerve and then there is a spinal root. होता ये है कि this nerve leaves the cranial cavity through the jugular foramen. It is made up of a cranial root and a spinal root. The two roots join in the jugular foramen but again separates as it passes out of the foramen. तो इसके दो roots होते हैं, मिलकर सिंगल रूट बना देते हैं और बाद में फिर दोबारा दो रूट्स बन जाते हैं, cranial और spinal. ठीक है, इसमें से जो cranial root है it joins the 10th nerve and gets distributed with it 4 out of 5 palatal muscles, 5 out of 6 pharyngeal muscles and all laryngeal muscles. So these muscles are obviously getting double blood supply, or not the blood supply, nerve supply from vagus as well as from the accessory nerve. अच्छा, जो spinal root है it ultimately supplies two muscles in the neck and they are very important muscles, trapezius and sternocleidomastoid. So these are the two muscles supplied by a spinal root of 11th nerve. ठीक है, so तीन nerves हैं, 9th nerve, 10th nerve and 11th nerve. neck में इनकी branches आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. so ये तो तीन nerves जो हमने डिस्कस की, they were part of the central nervous system और motor supply. now let us talk about कि neck region में से sympathetic trunk भी तो गुजरता है और वो सिंपैथेटिक ट्रंक किस तरह से अरेंज्ड होता है और क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट.
जनरल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट में ही बता दूं, वो ये है कि सपोज लेट मी ड्रॉ नेक ऑफ अ पर्सन एंड आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स बट एनीवेज, सो दिस इज द नेक ऑफ द पर्सन, दिस इज द शोल्डर्स, ऊपर यहाँ पे हेड होगा इसका, ठीक है। अब नेक रीजन में सेंटर में यहाँ पर वर्टिब्री होंगी, सर्वाइकल वर्टिब्री, और ये जो वर्टिब्री हैं उसके साइड पे यहाँ पे एक चेन चल रही होती है और एक चेन यहाँ पे साइड पे चल रही होती है। दीज आर द चेन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम अरेंज होता है, ठीक है। अब फिर इसमें फर्दर अरेंजमेंट ये है कि 3 गैंग्लियंस बनते हैं। एक गैंग्लियन कहलाता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और ये सारी डिटेल्स। और फिर हर गैंग्लियन की ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस निकल के अलोंग द आर्टरीज, अलोंग द नर्व्स, अलोंग हियर एंड देयर, तो वो सब ब्रांचेस पढ़ेंगे। सो दैट इज द जनरल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द सिंपैथेटिक चेन्स आर अरेंज्ड in the neck. Okay, चलो पढ़ना शुरू करते हैं. The cervical parts of the right and left sympathetic trunk are situated one on each side of the cervical part of the vertebral column, behind the carotid sheath and in front of the pretracheal fascia. So ये सारी बात जो मैंने आपको यहाँ बताई ना कि right side पे और left side पे of the vertebral column there are 2 trunks, right and left trunk. Okay. Now there are no white rami communicants in the neck, and this part of the trunk is formed by fibers emerging actually from thoracic 1 to thoracic 4. वो fibers निकलते हैं, ascend करते हैं और यहाँ आकर के इस पूरे sympathetic system को जो कि neck में है उसे control करते हैं, ठीक है। Gray rami communicants which are the outgoing roots are however present in the cervical. Now ये एक important बात है, हम जब पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ते हैं, मैंने अपनी जनरल एनाटॉमी की वीडियोस में भी ये बात बताई है कि देयर आर ग्रे रमाई कम्युनिकेंट्स एंड देयर आर व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट्स. सो इन द सर्वाइकल रीजन ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक देयर आर नो व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट्स बिकॉज दे रिसीव देयर कंट्रोलिंग फाइबर्स फ्रॉम समवेयर बिलो द लेवल ऑफ सर्वाइकल रीजन. T1 से T4 के फाइबर्स ऊपर आके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेशंस बहुत ज़्यादा हाई यील्ड्स नहीं है बट दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल. ज़रा देखें, ये आपको जनरल ओरिएंटेशन याद है, अब दिमाग में इसको रखें कि राइट साइड पर होता है ये ट्रंक, लेफ्ट साइड पर होता है सिंपैथेटिक चेन, और इसके एंटीरियर पोस्टीरियर क्या क्या चीज़ें होंगी. इट मेक सेंस एक्चुअली. इन ट्रंक्स के एंटीरियरली देयर इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और चूंकि ये हैं तो कैरोटिड शीथ होगी, एंड इंफीरियर थायरॉइड. सो दीज ऑल वेसल्स आर इन द एंटीरियर रिलेशन. पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, लॉन्गेस्ट कैपिटस एंड सर्वाइकस मसल, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द लोअर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री, दीज आर ऑल एट द बैक ऑफ द सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। तो एक्चुअली दिस मेक सेंस, इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. नाउ द गैंग्लिया, मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 गैंग्लिया, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. अब आपको ये मालूम होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बिट के, वो ये कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया किन किन सेगमेंट्स से मिलके बनता है और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं. मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया सिमिलरली किन सेगमेंट्स ऑफ द सिंपैथेटिक चेन से मिलके बनता है और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं. एंड सेम गोज फॉर इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. सो जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है, इट इज़ लार्जेस्ट ऑफ द 3 गैंग्लिया. इट इज़ स्पिंडल शेप्ड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. इट्स प्रीटी लॉन्ग एक्चुअली. It lies just below the skull, opposite to the 2nd and 3rd cervical vertebrae. So that's the location of superior cervical ganglia. And it is formed by fusion of upper 4 cervical ganglia. देखो ये इंपॉर्टेंट बात है. सर्वाइकल रीजन में इन प्रिंसिपल कितनी नर्व्स निकलनी चाहिए, स्पाइनल नर्व्स 8, लेकिन 8 नर्व्स एक्चुअली इस तरह से नहीं निकलती. होता ये है कि जो ऊपर के 4 सेगमेंट हैं ये मिलके बना लेते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. बाकी के जो मिडल के 2 सेगमेंट्स हैं यानी कि C5 and 6 ये मिलके बना लेते हैं मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, और नीचे के जो 2 सेगमेंट्स हैं वो मिलके बना लेते हैं इंफीरियर. तो 4, 2, 6, 2, 8, तो टोटल 8 सर्वाइकल नर्व्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह फ्यूज्ड फॉर्म में है कि जो अपर 4 हैं सर्वाइकल गैंग्लिया बना लेते हैं, और मिडल 2 मिडल सर्वाइकल और इंफीरियर 2 इंफीरियर सर्वाइकल. यानी अगर मैं इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करूं ताकि ये चीज़ बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके हेड में होनी चाहिए, सर्वाइकल लेवल 1 से लेके सर्वाइकल लेवल 4 ये सब मिलकर बना लेते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. फिर सर्वाइकल लेवल 5 एंड सर्वाइकल लेवल 6 ये मिलकर बना देते हैं मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया, और सर्वाइकल लेवल 7 और सर्वाइकल लेवल 8 ये मिलकर बना लेते हैं इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. ओके. अच्छा, अब
इनकी लोकेशंस मैंने आपको बता दी किस तरह बनते हैं, C1 से C4 सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जितनी यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हुई है ना, मैं आपको साथ साथ डायग्राम दिखाते जाऊंगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो। पहली ब्रांचेस हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स विच पास to the ventral rami of the upper four cervical nerves. Now let's have a look at the diagram. So if we look here, this is the middle of the neck. तो ये neck बनी हुई है actually, so let me draw it something like this. So ये बंदे की neck है, ठीक है, और यहाँ ऊपर इसका ये chin और ये head region होगा. So this we are looking at the neck region. और neck region में ये midline है, तो यहाँ पे trachea होगी. Here is the trachea, thyroid gland and pharyngeal apparatus. तो ये midline है. अब मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे भी सर्वाइकल ट्रंक होगा, लेफ्ट साइड पे भी सर्वाइकल ट्रंक होगा, और ये ऊपर जो सबसे चीज़ है बड़ी सी, दिस इज द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो C1, C2, C3 और C4 से मिलके बना है। अब इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, ये जो साइड पे ब्रांचेस निकल रही हैं, दीज आर द ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स विच एंटर इनटू द वेंट्रल रेमाई ऑफ सर्वाइकल नर्व 1 टू सर्वाइकल नर्व 4। ठीक है, तो पहली ब्रांचेस हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स। देन देयर आर इंटरनल कैरोटिड nerve which arises from the upper end of the ganglia and forms a plexus around the internal carotid artery. So let's have a look, where is this branch? This is the internal carotid artery. तो ये internal carotid nerve है जो plexus बनाती है around the artery. Right side पे भी होगा और obviously it will also be there on the left side. Okay, ये हो गई जी सेकंड नर्व। थर्ड ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांचेस व्हिच मेक प्लेक्सेस अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर, दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड, दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड एंड दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच व्हिच इज मेकिंग प्लेक्सेस अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड। सो एक्सटर्नल कैरोटिड विद सिंपैथेटिक, राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे भी होगा। दिस इज इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सेस, दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड प्लेक्सेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की, जिसमें से ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स निकले, इंटरनल कैरोटिड के लिए ब्रांच निकली, एक्सटर्नल कैरोटिड के लिए ब्रांच निकली। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, फेरिंजियल ब्रांचेस, और उसके बाद है लेफ्ट सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच। सो फेरिंजियल ब्रांचेस किधर है भाई? These are the pharyngeal branches going towards the pharynx, and this is the branch which is going towards the cardiac plexus. It's called the superior cardiac branch of the cardiac plexus. So ये जो पूरा superior cervical ganglion है, इसकी सारी branches मैंने आपको यहाँ diagram पे दिखा दी. Okay? अब middle cervical ganglion is actually very small, sometimes also absent. It is situated at the level of the C6 and it is formed by fusion of 5th and 6th cervical ganglion. तो ये इन ganglions के fusion से बनता है, right? और it is connected with the inferior cervical ganglion directly and also through a loop that winds around the subclavian artery, and that loop of the trunk is called ansa subclavia. Okay, too much information. Now look at the branches of middle cervical ganglion. Gray rami communicans हैं, thyroid branches हैं, tracheal and esophageal branches हैं, and middle cervical cardiac branch to cardiac plexus है. Let's have a look. This is the middle cervical ganglia, which is made up by the fusion of cervical ganglion 5 and 6. अब इसकी branches जरा देखें कौन कौन सी branches हैं, कहाँ कहाँ निकलती हैं. So these branches are obviously the gray rami communicans, और ये gray rami communicans enter हो जाएंगे cervical nerve 5 और cervical nerve 6 में. ठीक है, इसमें कोई मुश्किल अरबी फारसी वाली बात नहीं है. देन देयर इज अ ब्रांच विच इज ऑल्सो सप्लाइंग टू द कार्डियक प्लेक्सस, और कार्डियक प्लेक्सस को देखें ये ब्रांच आ रही है विच इज द मिडल ब्रांच टूवर्ड्स द कार्डियक. सुपीरियर ब्रांच कहाँ से आई थी? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से. मिडल ब्रांच कहाँ से आ रही है? मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से. सो इट इज गिविंग ग्रे रमी कम्युनिकेंट्स, it is giving a branch to the cardiac plexus. It also gives branch to, see, the branches are going to thyroid and the branches are going to esophagus. यही सब यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए. Middle gray rami communicants, thyroid branches, esophageal and tracheal branches, and branch to the cardiac plexus. Okay, now let's talk about the inferior cervical ganglion, which is formed by the fusion of 7th and 8th cervical ganglia, and this is often also fused with the first thoracic ganglia. है cervical region का, लेकिन sometimes thoracic first ganglion के साथ भी मिल जाता है, and then it is known as cervicothoracic ganglia या stellate ganglia. That's an important terminology. अक्सर लोग पूछते हैं कि what is stellate ganglia? So stellate ganglia is the fusion of the inferior cervical ganglia of sympathetic trunk with the first thoracic ganglia of the sympathetic trunk. If this fusion happens, this is called stellate ganglia.
ओके, नाउ मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया की ब्रांचेस पढ़ ली थी, अब इसकी भी ज़ाहिर कुछ ना कुछ ब्रांचेस होंगी। इसकी भी एक ब्रांच जाती है टुवर्ड्स कार्डियक प्लेक्सस। अब इंपॉर्टेंट बात देखें, आपके नेक रीजन में जितने भी सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया हैं, दे आर ऑल कमिटेड टू सप्लाई टू द कार्डियक प्लेक्सस। सुपीरियर गैंग्लिया से भी ब्रांच आ रही थी, मिडिल गैंग्लिया से भी आ रही है और इंफीरियर से भी आ रही है ना। और यहाँ ग्रे रमाई कम्युनिकेंस भी हैं इंफीरियर में, सप्लाइंग टू C7 एंड C8 स्पाइनल नर्व्स। और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, लेट्स हैव अ लुक। देयर आर ग्रे रमाई कम्युनिकेंस, हो गई बात। There is a branch which is supplying cardiac plexus, ये भी मैंने आपको बता दिया। Then there are branches towards subclavian artery and there are branches towards vertebral artery. Let's have a look. So this one is the vertebral artery, and from the inferior cervical ganglia branch is going there and making a plexus. This one is a subclavian artery and there is a branch which is going there and making plexus around the subclavian. ठीक हो गई बात। और अगेन एंसा सबक्लेविया की हमने ऑलरेडी बात की है कि इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, और इनके दरमियान ये जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एंसा सबक्लेविया। सो दीज आर द थ्री गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन इन द नेक रीजन एंड दीज आर द ब्रांचेस। इज दैट ऑल वेरी क्लियर? इन ब्रांचेस को समराइज करके इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है टेबल में, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इनकी आर्टीरियल ब्रांचेस हैं, ग्रे रमाई कम्युनिकेंस हैं, क्रेनियल नर्व्स की तरफ इनके कौन से फाइबर्स जा रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है जिसके फाइबर्स ट्रेवल towards 9th, 10th, 11th and 12th cranial nerve, और विसरल ब्रांचेस हैं particularly towards the cardiac plexus। तीनों की ब्रांचेस cardiac plexus में कंट्रीब्यूट करती हैं। मिडिल से थायराइड को ब्रांचेस भी जाती हैं और सुपीरियर से फेरिंक्स को भी। सो ये जो पूरा टेबल है, दैट इज बेसिकली द टैबुलेटेड वर्जन ऑफ दिस डायग्राम। दिस इज अ वेरी हाई यील्ड डायग्राम, सो प्लीज स्टॉप द वीडियो, बार बार इसको रिवाइंड करके देखें, वीडियो को सुने समझें जब तक सारी बात इजीली समझ में नहीं आ जाती। ओके राइट, अब बात करनी है मुझे थोड़े से क्लिनिकल स्टफ की। द हेड एंड नेक आर सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्व्स अराइजिंग इन द अपर फोर्थ thoracic सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो एक्चुअली thoracic सेगमेंट की ये नर्व्स हैं जो ऊपर ट्रैवल करके जाती हैं और फिर सिंपैथेटिक रीजन जो नेक का है वहाँ गैंग्लियो में सिनैप्स करके वहाँ से सप्लाई करती हैं। ओके तो ये बात हमने कर ली। मोस्ट ऑफ दीज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पास थ्रू द स्टीलोइड गैंग्लिया टू रिले इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। इंजरी टू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक, हॉर्नर सिंड्रोम, यार ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब सिंपैथेटिक सिस्टम अलग से पढ़ा रहा हूँ ना तब समझ में आएगा। मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि यहाँ सर्वाइकल रीजन में कोई प्री यानी गैंग्लियोनिक फाइबर या वाइट रमाई कम्युनिकेंस नहीं है। यहाँ इस रीजन के वाइट रमाई कम्युनिकेंस नीचे से आते हैं, यानी thoracic सेगमेंट से आते हैं। thoracic सेगमेंट से फाइबर आते हैं, यहाँ से यूं गुजरते हैं और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियों में रिले करते हैं और फिर यहाँ से सारी सप्लाई निकलती है हर तरफ। So the control of the cervical region of the sympathetic trunk is basically by the thoracic segments of the sympathetic trunk। यार ये जुमला अगर समझ में नहीं आया तो मेरी जनरल एनाटॉमी की सिंपैथेटिक सिस्टम की वीडियो सुनो, बात समझ में आएगी। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब अगला टॉपिक टच करते हैं इस चैप्टर का। Let us now talk about the lymphatic drainage of head and neck. This is very important, और चूंकि हम structures of neck discuss कर रहे हैं, so it is very important to understand कि neck region में कौन कौन से lymph nodes के ग्रुप्स मौजूद हैं, because काफ़ी सारा face का एरिया, head का एरिया, scalp का एरिया, खुद neck का एरिया, internal जो organs हैं, tongue हो गई या और glands हैं, उनका drainage ultimately इन्हीं group of lymph nodes में होता है जो neck में होते हैं। ओके, so neck के जो lymph nodes हैं, they are basically divided into three groups. The first one is superficial group of lymph nodes, then we have deep group of lymph nodes, and then we have the deepest group of lymph nodes. So superficial, deep and deepest. So one by one तीनों को डिस्कस करते हैं। तीनों में there are some specific members of the lymph node groups जो आपको याद रखने हैं, डायग्राम्स पे दिखाता भी जाऊंगा, बेसिकली मुश्किल नहीं है। आपको नंबर वन इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए सबकी, कि जिसका भी हम जिस भी ग्रुप ऑफ lymph node का नाम ले रहे हैं उसकी बेसिकली नेक में लोकेशन किधर है, क्योंकि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड पैल्पेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो लिम्फ नोड है किधर। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है इस पूरे अगले कुछ मिनट्स में जिसमें हम लिम्फ नोड्स की बात करेंगे कि जो लिम्फ नोड का ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ड्रेनेज एरिया क्या है। नाउ दिस इज प्राइमरी स्टफ दैट यू मस्ट नो, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे कान के सामने, सो इफ आई ड्रॉ एयर्स, मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ, बीच में ये फेस ड्रॉ कर देता हूँ और ये दूसरे साइड का एयर है, सो कान के सामने
सामने जो लिम्फ नोड है फॉर एग्जांपल उनका नाम है प्री ऑरिकुलर, और अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में ये प्री ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड है, मैं पैल्पेट करता हूं तो मुझे यहाँ गुठलियां महसूस होती हैं। सो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि कहाँ से लिम्फ ड्रेन करके प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में आता है। अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं ये एनविजेज कर ही नहीं सकता, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि ये लिम्फ नोड इनलार्ज क्यों है। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया इस लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा, तो अब मैं ये सोचूंगा कि कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्यूमर तो नहीं है, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की और इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। सो इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द फर्स्ट ग्रुप इज द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और इसमें कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके नाम हैं फॉर एग्जांपल बकल एंड मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, then occipital nodes, then anterior superficial cervical nodes, and then lateral superficial cervical nodes. So ये 5-6 तरह की जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, they all belong to superficial group of lymph nodes. इन सब की लोकेशन सुपरफिशियल है और फिर एरिया वाइज अलग अलग लोकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल बकल अलग जगहों पे हैं, प्री ऑरिकुलर हम उसकी लोकेशन देखेंगे और हमको ये देखना है कि उसका ड्रेनेज एरिया क्या है। फॉर एग्जांपल जो बकल और मैंडिबुलर नोड्स हैं, इनमें से buccal nodes lie on the buccinator muscle and the mandibular nodes lie at the lower border of the mandible near the anterior inferior angle of the masseter muscle. तो ये लोकेशन हो गई कि the buccal nodes are present on buccinator muscle and the mandibular nodes are present near the angle lower border of mandible. ये लोकेशन हो गई। अब इनका ड्रेनेज एरिया क्या है? They drain part of the cheek, lower eyelid and their efferent passes to the anterior-superior group of deep cervical. अब ये जितने भी superficial group of lymph nodes हैं, ये ultimately इनका जो efferent है, देखो lymph node का concept क्या है? This is a lymph node. इसमें कहीं से lymph आएगा और फिर कहीं lymph जाएगा। जो lymph आ रहा है this is via the afferent lymphatics, और जो lymph जा रहा है this is via the efferent lymphatic. तो जहाँ से lymph आ रहा है आपको वो जगह पता होनी चाहिए, जहाँ lymph जा रहा है आपको वो जगह पता होनी चाहिए, और वो जगह सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के लिए है डीप सर्वाइकल नोड। सो सुपरफिशियल से लिम्फ कहाँ चला जाता है? सारा डीप में, और डीप से फिर डीपेस्ट में। सो बकल और मैंडिबुलर क्लियर हो गए। डायग्राम पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट मी फाइंड अ रेलिवेंट डायग्राम फॉर यू। सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस बक्सिनेटर मसल के बिल्कुल ऊपर दीज आर द बकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और मैंडिबल के लोअर बॉर्डर के पास दीज आर द मैंडिबुलर। सो ये दोनों सुपरफिशियल हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड में है दैट इज प्री ऑरिकुलर। ये बिल्कुल ऑरिकल यानी ये जो एरिया एयर का पिना है उसके सामने, लोअर बॉर्डर के बिल्कुल सामने, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। और ये कहाँ के एरिया को ड्रेन करते हैं? दे ड्रेन द पैरोटिड ग्लैंड, टेम्पोरल रीजन एंड मिडल एयर। यानी मिडल एयर में अगर इन्फेक्शन है किसी के कान में, से फॉर एग्जांपल ओटाइटिस मीडिया है, तो जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आपको इनलार्ज नजर आएगा। सो दीज आर प्री ऑरिकुलर। बकल हो गया, मैंडिबुलर हो गया, प्री ऑरिकुलर। द नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑरिकुलर। Pre-auricular is in front of the ear and post-auricular is behind the ear. So this group is called the post-auricular lymph node, behind the ear. Okay, so the post-auricular lymph nodes lie on the mastoid process, superficial to sternocleidomastoid and deep to auricularis posterior. They drain, अब इसका drainage area सुनिए, a strip of scalp just above and behind the auricle, the upper half of the medial surface and margin of the auricle, and the posterior wall of the external acoustic meatus. और इनका efferent कहाँ जाता है? अगेन डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये मैंने आपको जनरल रूल बता दिया कि जो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है दे अल्टीमेटली ड्रेन इनटू डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ओके, तो आपको उस लिम्फ नोड की जनरल प्रिंसिपल वही है, लोकेशन पता होनी चाहिए, ड्रेनेज एरिया पता होना चाहिए। ड्रेनेज में प्री यानी आफ्रेंट लिम्फैटिक्स और इफरेंट दोनों शामिल हैं। अगला ग्रुप है जो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आता है, दैट इज ऑक्सिपिटल। Occipital nodes lie at the apex of the posterior triangle superficial to the attachment of trapezius. Occipital group of lymph node is this area. So post auricular के पीछे we have occipital group of lymph nodes. ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। इनका ड्रेनेज एरिया क्या है? They drain the occipital region of the scalp. Their efferent passes to again deep cervical lymph nodes. Okay. Now the anterior superficial cervical nodes. The anterior cervical nodes lie along the anterior jugular vein
and are unimportant. Unimportant? Well, yeah, I don't agree with this. Everything is important in anatomy that we study. Okay, I don't know why you have written here, BD Chaurasia. Please review this. The supraesternal lymph node is a member of this group. Okay, they drain, now drainage area, they drain the skin of the anterior part of the neck below the hyoid bone. Their efferent passes to deep cervical lymph node. तो ये तो general group है, और ये रही इसकी location. That is the location. Anterior superficial cervical alongside the vein, which is the anterior jugular vein. Okay, and they drain the anterior triangle of the neck. That is what it is. So one by one we are getting grasp of कौन-कौन से lymph nodes हैं. अगला जो group of lymph node है, that is lateral superficial cervical lymph nodes. The lateral superficial cervical group of lymph node is lying posterior to the anterior superficial group of lymph node, this area here. So these are lateral superficial cervical lymph nodes. Okay, and they lie along the external jugular vein. Here we have the external jugular vein. This is the external jugular vein, और external jugular vein के साथ ये जो lymph nodes हैं, these are lateral superficial cervical lymph nodes. Okay, now they drain the lobule of the auricle, floor of the external acoustic meatus, skin over the lower parotid and angle of the jaw. और इनकी efferent कहाँ जाती है, guess कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी यार, सही गेस किया आपने, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में. सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज द लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक, और इस पे मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड. द फर्स्ट वन इज सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एंड द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इंक्लूड बकल मैंडिबुलर, प्री-ऑरिकुलर, पोस्ट-ऑरिकुलर, ऑक्सिपिटल, एंटीरियर सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड लेटरल सुपरफिशियल सर्वाइकल. ओके, ये सारे के सारे ड्रेन करते हैं अल्टीमेटली डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स? इट कंप्राइजेस 5 levels of lymph nodes, और वो 5 levels क्या हैं? सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, नाम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन आपको दिखा भी देता हूँ डायग्राम्स में. एंड देन वी हैव अपर लेटरल नोड्स अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, वी हैव मिडल लेटरल नोड्स अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, लोअर लेटरल नोड्स अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन. सो इंटरनल जुगुलर वेन के अराउंड 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं. यू सी, अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, अपर लेटरल, मिडल लेटरल, लोअर लेटरल. सो अगर डायग्राम भी मैं आपको दिखाता हूँ, सो लेट्स सी, दिस इज द which blood vessel is this? For example, this is the internal jugular vein. Okay, अब इस internal jugular vein के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कितने सारे lymph nodes arranged हैं, और ये जो सारे lymph node arranged हैं जो internal jugular vein के इर्द गिर्द हैं, उनमें जो ऊपर हैं उनका नाम है upper lateral group. So these are upper lateral, also called jugulogastric. ओके, देन जो मिडल में हैं उनका नाम है मिडल लेटरल, और जो नीचे हैं उनका नाम है लोअर लेटरल. तो यही यहाँ पे इन्होंने नाम बताए हैं, अपर लेटरल, मिडल लेटरल और लोअर लेटरल. सो दे आर ऑल encompassing the internal jugular vein. तो ये तो आसान है याद रखना, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. और फिर है lymph nodes in the posterior triangle. Now one by one इनको थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि किसकी लोकेशन किधर है. Submental lymph nodes and submandibular lymph nodes. ठीक है, submental lymph nodes are these groups of lymph node. You see just below the lower area of the jaw. जो lower jaw है उसके lower border से अगर आप trace करें, so these are submental and submandibular group of lymph nodes. So they are present just below the chin basically. So submental जो है, that is lying immediately below the chin, and they drain the areas from tip of the tongue and anterior part of the floor of the mouth. अब जो submandibular group है, they drain the lateral surface of the tongue, lower gums and teeth and central area of the forehead also. Okay, so submental, submandibular group. The next, इनके बारे में these are further details, जिसमें से कुछ 1-2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करते हैं. जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, they are clinically very important because of their wide area of drainage. So this is a wide area. टंग है, लोअर गम्स हैं, टीथ है और सेंट्रल एरिया ऑफ फोरहेड भी है. ठीक है, they are very commonly enlarged. The node lies beneath the deep cervical fascia. So if they are enlarged, there can be problem in the gums, in the teeth, in the tongue, as well as in the forehead. So you always have to think about all these areas whenever the submandibular lymph nodes are enlarged. और ये सारे उसका drainage area है. Center of the forehead, nose with the frontal maxillary and ethmoidal air sinuses, inner canthus of the eye even. So that's a big range. Okay. और इन सारों का efferent किधर जाता है? Submandibular lymph node से efferent कहाँ जाता है? They pass to
mostly to jugulo-omohyoid node and partly to jugulo-digastric nodes. इनके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ी देर में. These nodes are situated along the internal jugular vein and are the members of the deep cervical. So जो jugulo-omohyoid है और jugulo-digastric है, if you look at the diagram, so jugulo-omohyoid is basically the lower lateral group जो internal jugular vein के आसपास है, and jugulo-digastric is the upper lateral. So यहाँ submental submandibular से जो efferents हैं वो या इधर जाते हैं या इधर जाते हैं. Okay, so deep group of lymph node से deep group of lymph node ही में इनके efferents जा रहे हैं. That's an important point. Superficial group में ऐसा नहीं था. Superficial group में मैंने आपको ये बताया था कि जो superficial group के जितने भी lymph nodes हैं they drain into the deep group of lymph nodes. लेकिन जो submental और submandibular है they are deep lymph node और ये deep ही lymph nodes में drain कर रहे हैं, which are actually jugulo-digastric and jugulo-omohyoid. Okay. अपर लेटरल लिम्फ नोड्स ये मैंने आपको दिखा दिए कि किस जगह पर ये होते हैं. इनका ड्रेनेज एरिया आपको पता होना चाहिए. बेसिकली मेनली द टॉन्सिल्स एंड देयरफॉर जुगुलो-डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स आर आल्सो वेरी कॉमनली इनलार्ज दिस अपर लेटरल ग्रुप बिकॉज ये टॉन्सिल को ड्रेन करते हैं और टॉन्सिल का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, टॉन्सिलाइटिस. देन द मिडल लेटरल दे ड्रेन थायरॉइड एंड पैराथायरॉइड एंड दे रिसीव इफरेंट्स आल्सो फ्रॉम अदर लिम्फ नोड्स. ओके, लोअर लेटरल ग्रुप जो है इट लाइज जस्ट अबव द intermediate tendon of the omohyoid under cover of the this is too much detail, that's important. They drain tongue. Okay, and then there are some other lymph nodes in the posterior triangle. They are scattered here and there. Now efferents of the deep cervical lymph nodes join together. This is important, guys, listen to this carefully. Deep cervical lymph nodes की जो efferent है they join together to make a major trunk which is called jugular lymph trunks, one on each side. यानी ये जो अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है ना, इंटरनल जुगुलर वेन इधर भी है राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी. सो राइट साइड के जितने भी डीप लिम्फ नोड्स हैं वो एक लिम्फेटिक ट्रंक बनाएंगे राइट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं वो बनाएंगे लिम्फेटिक ट्रंक लेफ्ट साइड पे. सो वन ऑन ईच साइड देयर इज अ बिग मेजर जुगुलर लिम्फ ट्रंक मेड. ओके, द लेफ्ट जुगुलर ट्रंक opens into the thoracic duct and the right jugular trunk may open either into the right lymphatic duct or directly into the angle of junction between internal jugular sub. So this is something that you have to remember. इसको आपको रटाफाई करना है, ठीक है, कि ये राइट साइड पे जो जुगुलर ट्रंक बनेगा और लेफ्ट साइड पे जो जुगुलर ट्रंक बनेगा वो कहाँ जाके कनेक्ट होगा. जस्ट कीप रीडिंग दिस अगेन एंड अगेन अनलेस यू मास्टर इट. ओके, अच्छा जी, तीसरा लिम्फ नोड का ग्रुप क्या था? दैट वाज नोन एज, अच्छा वैसे बाय द वे इसमें यहाँ परेशान ये नहीं हो जाना कि डॉक्टर आसिफ ने हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया यार खुद याद कर लो. ये भी डायग्राम में थोड़ी देर में सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह याद करना है. सो टेंशन नहीं लो यार. अच्छा, डीपेस्ट, सो एक ग्रुप था सुपरफिशियल ग्रुप, फिर उसके बाद था डीप ग्रुप, और अब तीसरा ग्रुप जो है उसका नाम क्या है? डीपेस्ट ग्रुप. डीपेस्ट ग्रुप में कौन कौन से लिम्फ नोड्स आते हैं? दे आर प्री लैरिंजियल and pretracheal, they are paratracheal, they are retropharyngeal and Vol3 ring. अब ये जो चारों हमने भी नाम यहाँ डिस्कस किए हैं they are all the deepest, यानी सबसे डीप होते हैं. सुपरफिशियल है, डीप है और डीपेस्ट है. जो pre-laryngeal और pre-tracheal lymph nodes हैं they lie deep to the investing fascia of the cervical region. The pre-laryngeal nodes on the cricothyroid membrane and the pre-tracheal in front of the trachea, इसीलिए इसका नाम pre-tracheal है, below the isthmus of the thyroid gland. They drain larynx क्योंकि ये pre-laryngeal है, they drain trachea क्योंकि ये pre-tracheal है, and the isthmus of the thyroid as well. Okay? और फिर इनमें anterior cervical lymph node के efferents भी आते हैं. इनका इफरेंट कहाँ जाता है? इनका इफरेंट जाता है आसपास के किसी भी डीप सर्वाइकल नोड में. ओके, नाउ देयर आर पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, दे लाई ऑन द साइड ऑफ ट्रैकिया. सो जो चीज़ ट्रैकिया के बिल्कुल सामने होगी दैट इज कॉल्ड प्री ट्रैकियल, और जो ट्रैकिया के साइड्स पर है दैट इज कॉल्ड पैराट्रैकियल. और पैराट्रैकियल कहाँ कहाँ के एरिया को ड्रेन करता है? इसोफेगस एंड ट्रैकिया, ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स. ओके, देन वी हैव रेट्रोफेरिंजियल, ये फेरिंग्स के पीछे होगा. द रेट्रोफेरिंजियल नोड्स लाई इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल फेशिया बिहाइंड द बकोफेरिंजियल फेशिया. सो फेरिंग्स के पीछे है. दे एक्सटेंड लेटरली, दिस इज टू मच. दे ड्रेन, इंपॉर्टेंट, दे ड्रेन फेरिंग्स क्योंकि फेरिंग्स के पीछे है, सो दे ड्रेन फेरिंग्स. ऑल्सो द ऑडिटरी ट्यूब, द सॉफ्ट पैलेट, posterior part of the hard palate as well as the nose. और इनका इफरेंट जाता है upper lateral group of deep cervical nodes. Then the last one, which is the deepest group of lymph node, is known as the Vol3 ring,
This ring comprises lingual tonsil, palatine tonsil, tubal tonsil and nasopharyngeal tonsil. So ये हम पढ़ेंगे, जब pharynx की details पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात बताऊंगा कि मुख्तलिफ tonsils और tonsils basically lymphatic tissue है. So डिफरेंट लिम्फैटिक एग्रीगेट्स आपस में मिलकर एक पूरा रिंग बनाते हैं टुवर्ड्स द एंट्री ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. उस पूरे रिंग ऑफ लिम्फैटिक टिश्यू को कहते हैं वाल्डेयर्स रिंग. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 14 इन डिटेल. ओके, नाउ द मेन लिम्फैटिक ट्रंक्स एट द रूट. अभी तक जो मैंने आपको बात बताई वो सारा क्या था? वो सारा था लिम्फ नोड्स के ग्रुप. ये सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, अपर लेटरल, मिडल, ये दीज आर ऑल द लिम्फ नोड्स. लेकिन अब मुझे बात करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिम्फ ट्रंक्स की. लिम्फ ट्रंक्स एट द रूट ऑफ द नेक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन केयरफुली. पहला लिम्फ ट्रंक, ट्रंक मतलब पाइप, यानी ये मेजर पाइप होगा जिसमें से लिम्फ गुजरेगा. सो नेक में मेजर पाइप्स कौन से हैं? सो पहले पाइप का नाम है thoracic duct. It is the largest lymphatic pipe of the body. It begins in the abdomen, basically from the upper end of the cisterna cala. ये हमने पढ़ा है abdomen में. And it enters the thorax through the aortic opening, traverses the thorax and ends on the left side of the root of the neck. This is where it is relevant for this chapter. It comes in the root of the neck by opening in the angle between the junction left internal jugular vein and left subclavian vein. Let us see the figure 8.25. So this diagram, for example, this is the right side of the patient, this is the left side of the patient, and if you look here, all these are the venous structures. ये सारी veins नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो greyish structure है, these are the lymphatic ducts. अब right side पे lymphatic arrangement different है, left side पे lymphatic arrangement different है. आपकी body का ज़्यादातर जो lymph है, ultimately left side की thoracic duct से enter हो जाता है into the venous system. So what you are seeing here is this on the left side is the thoracic duct, and it is entering into the venous system right at the junction of the this particular big vein and this particular big vein. Now this one is the internal jugular and this one is the left subclavian. ठीक है, so left subclavian और left side पे जो internal jugular है उसके junction पे ये lymphatic duct drain करती है, left side पर thoracic duct. और ये आपकी body का ज़्यादातर lymph जो है ना, apart from some parts in the right side of the body, most of the body is drained via the thoracic duct into this area. Right, let us go back to the paragraph and let's see कि वहाँ trunks के बारे में और क्या बात बताई है. So again हम lymphatic trunks की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की, जहाँ पे मौजूद है thoracic duct, और thoracic duct एंटर हो रही है एट द जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन. ठीक है, अब इसके जो रिलेशंस हैं दे आर नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनीवेज इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फ्रॉम हियर. आई वांट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि राइट साइड ऑफ द नेक पे लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए ट्रंक्स कौन से हैं, और दोनों साइड्स के आपको अलग अलग पता होने चाहिए. लेफ्ट साइड का मैंने आपको बताया इज द thoracic duct. अब ये जो thoracic duct है इसके एब्डोमेन में भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके थॉरैक्स में भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन नेक रीजन में जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कौन कौन सी फर्दर पाइप्स इसमें ड्रेन करते हैं, वो है लेफ्ट जुगुलर ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक एंड लेफ्ट ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक. यानी ये तीनों ट्रंक मिलके एक्चुअली बनाते हैं, और या ये कह लो कि ये ड्रेन कर रहे होते हैं इन द नेक रीजन ऑफ द थोरैसिक डक्ट. थोरैसिक डक्ट एक बड़ी डक्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल डक्ट जो सिर्फ नेक में बनती है. इट ड्रेन्स मोस्ट ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट फॉर some parts in the right side. यानी right upper limb जो है वो thoracic duct से drain नहीं करता, right half of the head thoracic duct में drain नहीं करता, the neck and the thorax and superior surface of the liver, ये सारा right side का जो part है वो thoracic duct में drain नहीं करता. But anyways majority of the body का जो lymph है वो thoracic duct से drain करता है. ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई left side की. left side पर क्या है, major lymphatic trunk, thoracic duct. अब बात करते हैं right side की. right side पे ये तीन आपको trunks नजर आ रहे हैं, राइट जुगुलर ट्रंक, राइट सबक्लेवियन ट्रंक और राइट साइड पर ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक. ये तीनों लिम्फैटिक पाइपलाइंस मिलके एक बड़ा पाइप बनाते हैं विच इज नोन एज राइट लिम्फैटिक ट्रंक. और राइट लिम्फैटिक ट्रंक भी एंटर हो जाता है वेनस सिस्टम में इन अ मैनर विच इज वेरी मच सिमिलर टू द थोरैसिक डक्ट. यानी इफ यू गो बैक टू द सेम डायग्राम अगेन, जो हमने लेफ्ट साइड पे थोरैसिक डक्ट के लिए देखा था, बिल्कुल उसी तरह से राइट साइड पे राइट लिम्फैटिक डक्ट है. सो दिस इज द राइट लिम्फैटिक डक्ट विच इज एंटरिंग here
Now ये इंटरनल कैरोटिड है, ये राइट साइड की सबक्लेवियन है, ये इसके जंक्शन पे एंटर हो रहा है. सो लेफ्ट साइड पे एंटर होती है थोरेसिक डक्ट, राइट साइड पे एंटर होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट. सो ये कहानी है मेजर लिम्फेटिक ट्रंक्स की, जो कि ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक हैं. तो आपको ये पता होने चाहिए क्योंकि नेक रीजन में हैं. ओके, कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी है लिम्फ नोड से एसोसिएटेड. डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स लाई ऑन इंटरनल जुगुलर वेन, ये बात हम कर चुके. दीज नोड्स ऑफन बिकम एडहेरेंट टू द वेन during malignancy or in tuberculosis. Therefore, during operation on such patients, the vein is also resected. These are examined from behind. Now, this is important क्योंकि ये जो group of lymph nodes हैं, they are right on the internal jugular vein. और अगर ये lymph node किसी malignancy में या ट्यूबरक्लोसिस में या सार्कोइडोसिस में, इस तरह की किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हैं, तो ये एक्चुअली वेन के साथ चिपक जाते हैं. दे गेट एडहेर्ड टू द वेनस स्ट्रक्चर, और सर्जरी में फिर वेन भी आपको निकालनी पड़ जाती है बाजों का. ओके, सुपरफिशियल सर्वाइकल सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स ऑफ द एंटर कैन बी इजीली पल्पेटेड. ठीक है यार, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ द जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड. बेसिकली ये जनरल प्रिंसिपल है. जिस भी लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट है, ऑलवेज थिंक अबाउट कि उसका ड्रेनिंग एरिया क्या है. सो अगर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड यहाँ पे इनलार्ज हैं, तो ऑलवेज थिंक कि कौन सा एरिया यहाँ ड्रेन कर रहा है, वहाँ कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकता है. Okay, now painful enlargement of submandibular lymph node is common because of infection of the tongue, mouth and cheek. They are very quite common, and इनकी वजह से because इनका draining system जो है वो submandibular lymph node में जाता है, तो उनकी enlargement हो जाएगी. Okay. Now, the spinal root of accessory nerve may get entangled in the enlarged lymph nodes situated in the posterior triangle. While taking the biopsy of the lymph node, one must be careful not to injure the accessory nerve trapezius. Okay, otherwise it will be damaged. क्योंकि एसेसरी नर्व इसकी सप्लाई है और वो नेक का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और लिम्फ नोड की अगर बायोप्सी हो रही है नेक रीजन में से और आपने किसी वजह से स्पाइनल एसेसरी नर्व को डैमेज कर दिया, देन देयर विल बी प्रॉब्लम विद द ट्रेपेजियस मसल. Okay, now the left supraclavicular lymph nodes are also called virtuose lymph node, और कैंसर फ्रॉम स्टमक की मेटास्टेसिस virtuose lymph node के साथ एसोसिएटेड है. Now कॉमन यानी गैस्ट्रिक कैंसर के जो पेशेंट हैं उनमें virtuose lymph node enlarge हो जाते हैं. Common causes of lymph node enlargement, there can be local causes such as acute infection, chronic infection, malignancy. There can be general causes such as tuberculosis, Hodgkin, leukemia, lymphomas. So lymph node का enlargement is never something जिसको ignore किया जाए. Always look for a cause. कहीं कोई infection है, कहीं कोई inflammation है, उसकी वजह से lymph node enlarge हो रहे हैं, या कोई malignancy है, या कोई और generalized bigger problem है. Okay, so that's all about the lymph nodes. What you have to remember is कि कौन कौन से group of lymph nodes हैं और कौन कौन से major lymphatic trunks हैं. Okay, let us now talk about what is styloid apparatus. अच्छा, ये जो styloid process होता है हमारे बेस ऑफ स्कल में भी हमने ये पढ़ा था और कई दफ़ा इसका हमने नाम लिया है. styloid process के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ लिगामेंट्स हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको मिलाकर ये वर्ड दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड styloid apparatus. ओके, द स्ट्रक्चर्स अटैच टू द प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है? styloid प्रोसेस की बात हो रही है. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं? देयर आर 3 मसल्स एंड 2 लिगामेंट्स, और यानी ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं और styloid प्रोसेस खुद, इन सबको मिलाकर क्या नाम देते हैं हम? styloid apparatus. Now, कौन कौन से मसल्स हैं? The names of the muscles are stylohyoid, styloglossus एंड स्टाइलोफेरिंजियस. अब देखो इन मसल्स के नाम में तीनों में स्टाइलो आता है बिकॉज इन मसल्स की एक अटैचमेंट स्टाइलॉइड प्रोसेस पर होगी. तो स्टाइलोहाइवाइड मतलब द मसल इज बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड हाइवाइड बोन. इसी तरह स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड टंग ग्लॉसस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड समथिंग टू डू विद फेरिंग्स. तो ये 3 मसल्स हैं. एंड देन द 2 लिगामेंट्स आर स्टाइलोहाइवाइड लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. द नेम्स आर अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जो स्टाइलोहाइवाइड लिगामेंट है इट इज बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड हाइवाइड बोन. सिमिलरली जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है दैट इज बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मैंडिबल. Okay, let us have a look at the diagram. So this is the diagram for styloid apparatus. This is a side view जिसमें आप यूं देख रहे हैं कि that's the tongue of the person. So if you have to draw the face over here, so that's the chin. Well, मैंने
थोड़ा सा डायनामिक्स गलत कर दी है, क्योंकि चेन अगर इतनी नीचे आ जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएगा, है ना। सो सपोज दिस इज़ द चेन और ये नेक रीजन है और ये फिर इस बंदे का फेस है। सो यू आर लुकिंग एट द साइड वाइज व्यू, ओके। ये साइड व्यू देख रहे हैं, नेक रीजन है और ये हेड का स्कैल्प का बैक साइड है। सो दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दिस इज़ द हायोइड बोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 मसल्स नजर आ रहे हैं, स्टाइलोग्लॉसस जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रहा है और ग्लॉसस यानी टंग तक जा रहा है। सो दिस मसल इज स्टाइलोग्लॉसस मसल। देन देयर इज स्टाइलोहायोइड मसल जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रहा है और हायोइड बोन तक जा रहा है। देन देयर इज स्टाइलोफेरिंजियस मसल, ठीक है। अब इनकी ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 12, 7 और 9, ये एक्चुअली नर्व सप्लाईज हैं, यानी जो स्टाइलोग्लॉसस है इट इज सप्लाइड बाय द 12th क्रेनियल नर्व, जो स्टाइलोहायोइड मसल है it is supplied by 7th nerve, and stylopharyngeus is supplied by glossopharyngeal 9th cranial nerve, okay। तो 3 मसल्स हैं स्टाइलॉइड अपैरेटस में और 2 लिगामेंट्स हैं। जो 2 लिगामेंट्स हैं वो ये ग्रीन लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर विच इज गोइंग फ्रॉम स्टाइलॉइड प्रोसेस टू द मैंडिबल, और दूसरा स्टाइलोहायोइड जो यहाँ पे देखें स्टाइलॉइड बोन से निकला और यहाँ हायोइड बोन तक आके अटैच हो गया। तो ये 5 चीज़ें, यानी 3 मसल्स और एक लिगामेंट ये और एक लिगामेंट ये पांचों चीज़ें अटैच होती हैं इस स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ। और अभी थोड़ी देर में एक जिक्र और आएगा, इसको रिजेंबलेंस दी जाती है विद समथिंग विच वी कॉल द राइन्स। राइन्स का मतलब बेसिकली होता है, वो पुराने ज़माने में घोड़ा होता था, अब घोड़ा यार मुझे बनाना नहीं आता, बट सपोज दिस इज़ माई घोड़ा और ये घोड़ा, ये उसकी टेल है, ये उसके 4 पाँव हैं। सो इस तरह की चीज़ होती थी कि घोड़े की लगाम जिसको बेसिकली कहते हैं, तो ऐसे यूं 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 और पीछे ये बग्गी होती थी, तो घोड़ा आगे चल रहा होता था और ये जो पूरा कार्ट है, हॉर्स कार्ट, ये मूव करता था। तो ये जो कार्ट और हॉर्स के बीच में ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्शंस के होते थे, उनको ये बिल्कुल इससे रिजेंबलेंस दी जाती है इनको भी। इमेजिन करें ज़रा, घोड़ा है और उससे यूं राइन्स निकल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। अभी ये वर्ड कभी थोड़ी देर में आएगा, तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो इस पूरे को styloid process plus all these things are combinedly known as styloid apparatus, okay। The apparatus is of diverse origin. The styloid process, the stylohyoid ligament and stylohyoid muscle are derived from basically the second brachial arch, the stylopharyngeus from the third arch and the styloglossus from the occipital myotome. So embryologically इनका बड़ा diverse origin है, ठीक है। Now 5 attachments resembles the reins of a chariot. Now ये जो reins मैंने आपको ये example यहाँ पे बताया ना, chariot कहते थे इस तरह के लश्कर को जिसमें horse carts होते थे, घोड़ा है और पीछे एक गाड़ी है और ये जो रस्सी की तरह से connections हैं, ये something like this, okay। इमेजिन करो ना यार, यहाँ पे ये घोड़ा है, उससे यूं इस तरह से राइन्स निकल रहे हैं। सो राइन्स ऑफ द chariot, 2 of these राइन्स आर द लिगामेंट्स, दे आर नॉन एडजस्टेबल बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिजिड। ये लिगामेंट्स हैं, ये डीप फेशियल थिकनिंग्स हैं, वेयर एज द अदर 3 विच आर मसल्स आर एडजस्टेबल, ऑब्वियसली क्योंकि मसल्स आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सो दीज आर एडजस्टेबल एंड दे आर कंट्रोल्ड ईच बाय सेपरेट क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व्स मैंने आपको यहाँ बताई, स्टाइलोग्लॉसस बाय 12th cranial nerve, stylohyoid by 7th and stylopharyngeus by 9th cranial nerve. Each one is different. Styloid process itself is a long, slender, pointed bony projection pointing downwards, forwards and slightly medially from the temporal bone. It descends between the external and the internal carotid arteries to reach the side of the pharynx. It is interposed between the parotid gland. अब ये जो सारा styloid process है ना, ये बेसिकली कान के साइड वाली जगह है, ठीक है। So if this is द पर्सन है, ये उसका एयर है, एयर के बैक साइड पे जो बोनी प्रोमिनेंस फील होता है, दैट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ओके। नाउ स्टाइलोग्लॉसस मसल अराइजेस फ्रॉम द, ये हम बता चुके हैं कि इट इज बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द टंग एंड स्टाइलोफाइड। सो दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस डायग्राम। इसी तरह से ये सब चीज़ें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके। सो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी हैं जो मिलके स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ बनाती हैं स्टाइलॉइड apparatus, ओके। नाउ फीचर्स, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी crosses the tip of the styloid process superficially and pierces the stylomandibular ligament. अब ये जो इस पूरा ये जो प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे हैं स्टाइलॉइड apparatus का, जिसमें 5 अटैचमेंट्स हैं और एक खुद स्टाइलॉइड प्रोसेस है, उसकी कुछ क्लिनिकल रेलेवेंस है। एक आपको आर्टरी के हवाले से बात याद रखनी है और एक नर्व के हवाले से। सो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इट क्रॉसेज द टिप ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड इट pierces one of the ligaments, stylomandibular ligament.
दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज अबाउट अ नर्व एंड दैट इज द फेशियल नर्व. फेशियल नर्व क्रॉसेस द बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली आफ्टर इट इमर्जेस फ्रॉम द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन. डायग्राम में यहाँ पे कहीं दिखाया भी है. सो लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम with respect to how the artery crosses it and how the nerve crosses it. So you see this at the back is the styloid process और इसके टिप के पास से ये गुजर रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इसकी बॉडी से styloid process की बॉडी से ये गुजर रही है facial nerve. So facial nerve and external carotid both are crossing the styloid apparatus. Okay, so that's all about this chapter. Basically at the end they have development of arteries, but obviously development हम ligament से डिस्कस करते हैं. हर चैप्टर में मैं डेवलपमेंट और हिस्टोलॉजी छोड़ रहा हूं. विद दिस चैप्टर इज done. Very important chapter on major structures in the neck. I hope you like the video. If you did, please share the video, subscribe the channel. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.